पिछले 2-3 साल से हम लोग ना अपने टीवी एड में बहुत ज्यादा देख रहे हैं म्यूचुअल फंड सही है। आपने भी एड देखा होगा, अपने सबने एड देखा है कि म्यूचुअल फंड सही है। और हर दूसरी एड में आईपीएल की एड होकर उसमें आ गया म्यूचुअल फंड सही है। तो क्या म्यूचुअल फंड सही में सही है? और इस टाइम पे बहुत सारा चल रहा है कि भाई एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, तो क्या एसआईपी इन म्यूचुअल फंड वो भी सही है? इसका सिंपल आंसर बिल्कुल। एसआईपी से करोड़पति बना जा सकता है क्या? एक रूल है 15 into 15 into 15। क्या मतलब है इसका? 15,000 की एसआईपी। लोग क्या करते हैं कि भाई लास्ट ईयर इस म्यूचुअल फंड ने अच्छा रिटर्न दिया था, उसके एक साल पहले इसने अच्छा म्यूचुअल फंड दिया था, चलो ये दोनों खरीद लेते हैं। तो क्या ये अप्रोच करना सही है? एसआईपी में पहले साल नेगेटिव रिटर्न आने के 24% चांसेस होते हैं। पर कोई शाणा आदमी निकलता है और बोलता है कि एक काम करता हूँ मैं ना म्यूचुअल फंड में नहीं करता, मैं डायरेक्टली स्टॉक्स में एसआईपी करता हूँ। तो ये जो 15-15 और ये जो 15 का फॉर्मूला था, या फिर जो करोड़पति बनने का सपना था, ये एसआईपी और स्टॉक के माध्यम से बना जा सकता है। सर अगर मेरे से कोई ये पूछे कि स्टॉक्स बेटर एमएफ बेटर, तो ऑब्वियस ही बात है स्टॉक्स तो बेटर ही है। वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आप सभी का चाय एंड चार्ट्स के एक नए एपिसोड में। चाय एंड चार्ट्स ट्रेडिंग मॉन्क्स का यानी मेरा मानस का और उत्कर्ष का एक इनिशिएटिव है अपने गेस्ट से कुछ सीखने का, सो दैट कि हम लोग भी कुछ सीख सके, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके, और हमारे सीखने के साथ साथ आप लोग भी हमारे साथ कुछ सीख सके और अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव स्टेप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए ले सके। आज के जो हमारे गेस्ट है ना, ही इज समवन स्पेशल। ही इज अवर गो टू गाय फॉर फाइनेंस। इनसे हम लोग एडवाइस लेते हैं ऑन म्यूचुअल फंड, इनसे हम लोग पूछते हैं ऑल अबाउट अनलिस्टेड शेयर्स, बॉन्ड्स एंड इंश्योरेंस। ना ही सिर्फ हमारी, इन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी है ताकि वो स्मार्टली इन्वेस्ट कर सके। और साथ ही साथ में ही इज एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। और आज वो यहाँ पे हम लोग को हेल्प करेंगे कैसे हम लोग मार्केट में पोर्टफोलियो बनाएं, कैसे उस पोर्टफोलियो से आगे जाके उससे पैसा कमाएं थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एसआईपी एंड एसडब्ल्यूपी। इसके बारे में हम लोग आगे गेस्ट ही जानेंगे। तो लेट्स वेलकम नन अदर देन जसकिरत सिंह। कैसे हो जसकिरत भाई? बहुत बढ़िया मानस जी एंड उत्कर्ष जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर पॉडकास्ट। एंड आप लोग बहुत ही अच्छा आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया, क्योंकि अगर हम जितना ज्ञान बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। देख, पर्सनली हमारे लिए भी बेनिफिट हुआ है भाई। हमें इतना, आप जैसे अच्छे लोगों से हमें इतना कुछ सीखने को मिल जाता है कि हमें बाहर कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे घर में हम लोग सीख लेते हैं। बिल्कुल। और ज्ञान जहां से मिले वहां से लेना चाहिए। तो जसकिरत भाई, कि हम लोग ना बहुत टाइम से, पिछले 2-3 साल से हम लोग ना अपनी टीवी एड में बहुत ज्यादा देख रहे हैं म्यूचुअल फंड सही है। आपने भी ऐड देखा होगा, अपने सबने ऐड देखा है कि म्यूचुअल फंड सही है। और हर दूसरी ऐड में आईपीएल की ऐड होकर उसमें आ गया म्यूचुअल फंड सही है। तो क्या म्यूचुअल फंड सही में सही है? और नीचे जो वो अपना क्या बोलते हैं, डिस्क्लेमर चल जाता है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, आपको पता है, डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। यू नो दैट। तो क्या, मेरा सीधा सवाल है, क्या म्यूचुअल फंड सही है? इसका सिंपल आंसर यस, बिल्कुल सही है। कोई इसमें शक ही नहीं है। अब बात करेंगे, आपने पूछा ना हाउ, कि क्यों म्यूचुअल फंड सही है। सर मैं सिंपल आपसे पूछना चाहूंगा, हम इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? चाहे मैं स्टॉक मार्केट, चलो म्यूचुअल फंड को हम लोग साइड कर देते हैं, हम लोग स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? मुझे आप एक रीजन दो। भविष्य के लिए, पैसा कमाने के लिए। कि मैंने जो पैसा कमाया है मुझे उस पर रिटर्न चाहिए। एक और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ आई से नाम उसका शुरू होता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन। सर मेरे पास एक ही एसेट क्लास है जो इन्फ्लेशन को आज के दिन बीट कर सकता है। अगर मैं 6% का इन्फ्लेशन लेके चल रहा हूं और 1 लाख रुपए मेरे पास पड़े हुए हैं, अब अगर मैं उसको 1 लाख को लॉकर में ही रख देता हूं, 1 साल बाद लेने पता चलता है कि जो 1 साल पहले आईफोन मेरे को मिल रहा था 1 लाख में, आज वो 1,07,000 का मिल रहा है या 1,08,000 का मिल रहा है। तो मैंने लॉकर में रखा है ये सोच के कि आज मेरे को आईफोन नहीं चाहिए, 1 साल बाद ले लूंगा। तो देखा तो मेरे जो परचेजिंग वैल्यू है वो कम हो गई। तो मुझे कहीं ना कहीं अपना पैसा तो इन्वेस्ट करना ही होगा, या तो मैं इन्फ्लेशन जितना रिटर्न कमाऊं या मैं उसको बीट कर पाऊं। अब मेरे पास ले देखिए ऑप्शंस क्या हैं। सबसे पहला ऑप्शन एफडी आ जाता है। एफडी आपका पैसा सिक्योर रखती है, इन्फ्लेशन के आसपास के रिटर्न दे देती है 6-7%, बट इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती।
और अगर इन्फ्लेशन एफडी में अगर मैं टीडीएस काटूं, जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है उसमें से टीडीएस काटूं, तो आपका वैसे ही जो ओवरऑल अर्निंग हुई वो और कम हो जाती है। तो अब मेरे पास और कौन से एसेट क्लास है? मेरे पास बॉन्ड्स है, बट प्रॉब्लम क्या, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगती है, टाइम पीरियड ज्यादा होता है, और डिपेंड करता है बॉन्ड्स किस अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स में जिसपे रिटर्न ज्यादा है उसमें फिर रिस्क भी है, डिफॉल्ट रिस्क भी आ जाता है। एंड बाकी सारे जो अच्छे बॉन्ड्स है वो फिर आपको एफडी से 1 या 2% एक्स्ट्रा दे सकते हैं। फिर इंटरेस्ट साइकिल का भी रिस्क है आपके इंटरेस्ट पास। साइकिल का भी रिस्क है, ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब मेरे पास कौन सा एसेट क्लास बचा? ले देखिए बचता है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा एसेट क्लास है जो इन्फ्लेशन को बीट करने की क्षमता रखता है। और कितने सालों से हम देख रहे हैं हमारा निफ्टी और सेंसेक्स इजीली हमारे इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा है, एफडी को बीट कर पा रहा है, बॉन्ड्स को बीट कर पा रहा है, और 13% का कैगर हमें आराम से मिला है 15-20 सालों में। और उससे भी अगर हम पुराना डेटा देखें तो हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। बट क्योंकि स्टॉक्स एक खुद आगे, मतलब एकदम से स्टार्टिंग से ही स्टॉक में जाना मतलब ये हो गया कि गाड़ी का 5वां गियर डालना। तो 5वां गियर ना डालो, पहले गियर से शुरुआत करो, वो है म्यूचुअल फंड्स। क्योंकि वहां पर होती है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, आपका पैसा जो आपने उनको दिया वो प्रोफेशनली मैनेज्ड है। सर वहां पर एक प्रॉपर फंड मैनेजर बैठा है, उसके अंडर कितने लोगों की टीम है जो प्रॉपर रिसर्च करके फंड मैनेजर के पास ये रिपोर्ट ला रही है कि सर हमने ये सारे स्टॉक ट्रैक करे हैं, आप प्लीज फाइनल डिसीजन लीजिए, आप किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहोगे। मतलब फंड मैनेजर अपने टीम को टारगेट देता है कि सर ये सारे स्टॉक्स को रिसर्च करिए, देखिए कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं जिसमें हमने पैसा डालना है। और नॉट जस्ट स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड का एक बेनिफिट जो सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है वो ये है कि म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट के साथ साथ डेट मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है, गोल्ड सिल्वर में भी इन्वेस्ट करता है, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट करता है, और डेट फंड्स यानी आपका पैसा आगे लोन पे भी कंपनीज को दिया जाता है। तो डाइवर्सिफिकेशन एक की म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप कितने सारे एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जो आपका क्वेश्चन था कि म्यूचुअल फंड सच में सही है, बिल्कुल सही है, तो कोई शक नहीं। तो जसकिरत भाई इसमें एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपने बताया कि एक अच्छा फंड मैनेजर होता है, उसके नीचे बहुत सारे लोगों की टीम होती है, वो बहुत सारे लोगों की जो टीम होती है बहुत सारी कंपनियां पढ़ती हैं, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है, एक तो बहुत सारे तरह के म्यूचुअल फंड है, हम लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज फिर भी इतने ढेर सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, वो अपना इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते, ऐसा फिर क्यों होता है? देखिए बिल्कुल, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं जो निफ्टी जितना रिटर्न आ रहा है ना उसको बीट नहीं कर पा रहे। ये पॉसिबल है और ये सच है, मैं इसमें कोई शक नहीं है। बट यहां पर ही तो चॉइस आती है, यहीं पर तो एनालिसिस आता है। और ये एनालिसिस या तो आप खुद करो, जो आपके व्यूअर्स है या तो वो खुद करें, या फिर एक एडवाइजर की हेल्प ले या डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प ले। क्योंकि एडवाइजर और डिस्ट्रीब्यूटर क्योंकि उनके साथ टच में रहता है, फंड मैनेजर्स के साथ या कह लो एएमसीज के साथ टच में रहता है, या अपनी रिसर्च वो करता रहता है, तो उसको पता है कि कौन सा फंड आने वाले टाइम में निफ्टी और सेंसेक्स, या जो हम बेंचमार्क बोलते हैं, इसको इंडेक्स को हम लोग बेंचमार्क बोलते हैं, क्या बेंचमार्क को कौन सा एक्टिव फंड बीट कर सकता है। अभी देखिए आपने जो क्वेश्चन पूछा ना कि काफी सारे फंड्स होते हैं जो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते, तो इस केस में अभी कुछ टाइम से पैसिव फंड्स का बहुत ज्यादा नाम हो गया मार्केट में। पैसिव फंड जैसे ETF, इंडेक्स फंड, हर कोई कह रहा है हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, बट मैं कभी नहीं मना करता, मैं कहता हूं करो इन्वेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो एक्टिव फंड कर सकता है वो इंडेक्स फंड नहीं कर सकता। दैट इज, आपने, मैं नाम नहीं ले रहा एक फ्लेक्सी कैप फंड का, वो फ्लेक्सी कैप फंड ने लास्ट 5-6 साल के अंदर 20% से भी ऊपर का कैगर दिया है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। अब क्या हमें निफ्टी ने दिया इतना रिटर्न? वो बेंचमार्क को इजीली बीट कर पाया। तो आपको चॉइस करनी होगी इस तरह के फ्लेक्सी कैप फंड्स को, या आपको चॉइस करनी होगी। और भी मैं फंड्स जानता हूं, स्मॉल कैप मिड कैप की तो क्या जबरदस्त रैली आई। आप लोग तो स्टॉक मार्केट के हो, अगर आप तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, आपको पता है जो स्मॉल कैप मिड कैप ने रिटर्न दिए। मैं बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को जानता हूं जिनको मैंने रेकमेंड करे थे कुछ टाइम पे स्मॉल कैप मिड कैप, उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न बनाया, 35% कैगर भी बनाया, 30% कैगर भी बनाया। बट डिपेंड करता है कि वो कितना रिस्क ले सकते हैं। तो मार्केट भी अपने पास ऐसी थी, बिल्कुल। बट यहां पर जो आपका क्वेश्चन था ना, बहुत सारे फंड बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते, मैं इसमें सहमत हूं। हमें यहां पर चॉइस करनी होगी, बहुत सोच समझ के ही फंड को चूज करना होगा। और 5000 स्कीम्स है मेरे पास, 50 AMCs हैं, कौन से 5 फंड, क्योंकि एक जो पोर्टफोलियो बनाने के लिए आई थिंक 5 से 6 फंड्स इनफ है। मैं तो 4 से 5 फंड्स को भी इनफ मानता हूं। बहुत ज्यादा अगर आपको थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो 6-7 फंड कर लो, अदरवाइज 5 या 6 फंड आपके लिए इनफ है। बट 5000 स्कीम्स में से सिलेक्ट करना 5-6, यही तो टारगेट है, यही तो आपका एनालिसिस है। तो यहां पर तो या तो व्यूअर्स आपके जो देख रहे हैं वो या तो खुद एनालिसिस करें, या फिर किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर की जरूर हेल्प लें।
तो नॉर्मली क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं कि भाई लास्ट ईयर इस म्यूचुअल फंड ने अच्छा रिटर्न दिया था, उसके एक साल पहले इसने अच्छा म्यूचुअल फंड लिया था, चलो ये दोनों खरीद लेते हैं। तो क्या ये अप्रोच करना सही है, या फिर आप हम लोग के यहाँ बताओगे कि 5000 स्कीम्स में से कौन से ऐसे 5-6 म्यूचुअल फंड हैं, या उसको आप कैसे अपने से, हम लोग भाई रिकमेंडेशन नहीं कर सकते हम लोग फॉर ऑब्वियस रीजंस, हम लोग कैसे उन 5-6 फंड्स तक पहुंच सकें, क्या आप इसके बारे में हम लोग बता पाओगे? इसमें सॉरी, इसमें हम्म। एक चीज बहुत बढ़िया सवाल था, इसमें मैं एक चीज और ऐड करता हूँ। एक नेक्स्ट लेयर पे स्टार्टिंग में नेक्स्ट लेयर पे चलते हैं। आपने बात की कि एक फ्लेक्सी कैप फंड है जो इंडेक्स को 20% दे रहा है, इंडेक्स 12% दे रही है। हाँ, लेट्स और अज्यूम कुछ इंडेक्स 13-14% या 13 15% दे रहे, मतलब हाँ वो उसको इजीली बीट बीट कर कर पा रहा रहा है। है। हाँ, वो फंड उसको इजीली बीट कर पा रहा है। तो हमारे पास एक भाई ने बोला कि अपने पास एक चॉइस का ऑप्शन आ जाता है कि मैं ऐसा 5 स्टेप से मैं ऐसा क्या चॉइस करूं। इसमें एक नेक्स्ट लेयर का सवाल ये है कि उस फंड में, और जो फंड, एक फंड है जो बीट कर पा रहा है, एक फंड है जो बीट नहीं कर पा रहा है, उन दोनों फंड में ऐसा क्या फर्क है कि भाई एक फंड बीट कर पा रहा है तो फंड इंपॉर्टेंट हुआ या उसको चलाने वाला इंसान? देखिए, फंड से ज्यादा उसको चलाने वाला इंसान तो इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए, फैक्टर आएगा। एएमसी इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। कौन सी एएमसी उसको रन कर रही है, ये ट्रैक रिकॉर्ड हर कोई चेक करता है। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हमारा सबसे पहला गोल यही होता है कि हमें तो पहले एएमसी का एनालिसिस करना है, AMC इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी म्यूचुअल फंड कंपनी। Mutual सिंपल fund वर्ड्स में बोले तो म्यूचुअल फंड ठीक। कंपनी। अब कुछ वो कोई भी example- कंपनी हो सकती है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसी म्यूचुअल फंड, पराग पारेख, बड़ौदा Bond। म्यूचुअल फंड, कोई भी एनी। तो हमें देखना होता है कौन सी एएमसी या म्यूचुअल फंड कंपनी अच्छा काम कर रही है और किसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। ये हो गया फर्स्ट। अब मेरे मान लो मैंने 50 एएमसी में से अपनी 5 एएमसी टॉप निकाल ली। अब उन टॉप 5 एएमसी में भी मेरे को देखना है कौन से फंड मैनेजर का सबसे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। यानी एक्चुअल Right. पैसा मैं किसको दे रहा हूं, मैं तो फंड मैनेजर को ही तो दे रहा हूं। म्यूचुअल फंड का काम क्या है, वो तो हमारे से पैसा कलेक्ट कर रहा है और आगे एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर रहा है। अब जो वो फंड मैनेजर है, मेरा यहां पर सेकंड एनालिसिस आता है कि फंड मैनेजर की चॉइस करनी होती है हमें कि किसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, किसने पिछले 15-20 सालों में अच्छा रिटर्न दिया है, और आने वाले सालों में उनके पोर्टफोलियोज चेक करने होते हैं, जिससे समझ आ जाए, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट वाले, हमें कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो देखने से पता चल जाता है कि ये पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक पोर्टफोलियो रखता हूं एमएफ का या किसी स्कीम का, तो आप भी मुझे इतना आइडिया दे ही दोगे कि हाँ यार ये पोर्टफोलियो बेटर है, ये इतना बढ़िया नहीं लग रहा, क्योंकि डेली बेसिस में आप उन स्टॉक्स को देखते हो, ट्रेड करते हो। मतलब अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड की परिभाषा सिर्फ रिटर्न है कि एवरेज कितना रिटर्न दिया है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। देखिए, रिटर्न तो अब कोविड में किसी ने इन्वेस्ट कर दिया तो उसको तो रिटर्न आएगा ही आएगा ना। ज्यादा आ गया, अब इन्फ्लेटेड हो गया। देखिए, हाँ। कोविड में जिसने बिल्कुल, कोविड जब मार्केट क्रैश हुई या मार्केट करेक्ट हुई, उस दौरान निफ्टी का आ गया, मान लो 7,500 निफ्टी आ गया था ऑलमोस्ट। अब जिसने वहां पैसा डाला और 5 साल वेट कर लिया, वो तो फिर गुनगान गाएगा कि ये एमसी सबसे बेस्ट है, बट उसको रिटर्न आ गया बिकॉज उसने सबसे लोएस्ट में इन्वेस्ट कर लिया। बट क्या आप आज के दिन लोएस्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो? ये एक मैटर है। उन्होंने 8,000 में इन्वेस्ट किया, 8,000 हम में 24,000 में 24,000 में खड़े हैं, तो अभी 21,800 आया तो लोग कंफ्यूज थे कि मैं डालू ना डालू, यहाँ से और गिर जाएगी। वो तो यहाँ से रिकवर हो गई मार्केट, बट स्टिल लोग कंफ्यूज थे कि यहाँ पर मैं नहीं डालूंगा, कि यहाँ पर अभी और मार्केट करेक्ट होने के चांसेस है। तो वो जो आप बोल रहे हो ना कि एक आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि लास्ट ईयर के रिटर्न्स देख के हमें फंड चूज करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, सबसे बड़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि लास्ट ईयर के रिटर्न्स ना देखो, आप ट्रैक रिकॉर्ड के लिए जरूर चेक करो कि किस फंड मैनेजर ने अच्छा रिटर्न दिया है, बट सिर्फ रिटर्न देख के फंड चूज कर रहे हो, वहां आप फंस रहे हो। क्योंकि आपको फंड चूज करने अपने गोल्स के बेसिस पर, आपको फंड चूज करने अपने रिस्क एपेटाइट के बेसिस पर, आपको फंड चूज करने अपने ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर। यहां पर मैं एक एग्जांपल देता हूं तो आपको, आपके फॉलोअर्स जितने भी ये वीडियो को देख रहे हैं उनको अच्छा समझ आएगा। मेरे पास एक क्लाइंट आते हैं मेरे, एंड उनका फोन आता है, क्लाइंट क्या मेरे बचपन का ही दोस्त है, तो वो फोन करता है, जसकीरत भाई मैंने ऐसे ऐसे एक इन्वेस्टमेंट करी हुई है, 2 लाख रुपए मैंने डाले थे स्मॉल कैप और मिड कैप में, फंड के मैं नाम नहीं ले रहा, बट स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरीज में उसने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। तो ये बात है आज से 7 महीने पहले की, बिफोर द करेक्शन। तो जब मार्केट 26,000 टॉप पे थी, ऑलमोस्ट टॉप पे थी, तब उसका कॉल आता है मेरे को, 2 लाख के बन चुके हैं, 2,20,000 पे 20,000 को उसको रिटर्न आ चुका है, क्योंकि उसने इन्वेस्ट करे हुए भी 4-5-6 महीने हो गए और स्मॉल कैप मिड कैप ने अच्छा रिटर्न दिया। अब उसने मेरे से सेकंड सवाल पूछा, जसकीरत भाई मैंने ये फंड्स लिए हुए हैं, मैं अब चाहता हूं, बट मैं कंफ्यूज हूं, आने वाले टाइम में मैं कौन सी एसआईपी करूं, तो मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, आप मुझे बताओ कैसे करना है साहब। तो मेरा सवाल उससे था, ये जो 2 फंड्स लिए हैं ये किसने रेकमेंड करे? तो उसने कहा रेकमेंड किसी ने नहीं करे, जस्ट मैं ऐप में गया, मैंने देखा लास्ट 1 ईयर 2 ईयर्स में किससे ज्यादा रिटर्न दिया, एंड फंड चूज कर लिया मैंने।
तो मैं कहा चलो ठीक है यार, आपने कर लिया तो अब कर लिया। तो मैंने कहा अब ये अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, कर लिया स्मॉल कैप मिड कैप, हो सकता है आप 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसलिए आपने कर लिया होगा, पैसा भी बन गया, पैसा भी बन गया, खुश। है ना, खुश हो। हाँ। तो मैंने उससे पूछ ही लिया, मैं कहा भाई किस गोल के लिए करा, क्योंकि मेरी तो आदत है, हम लोग तो गोल पूछते हैं सबसे पहले क्लाइंट से, जाना कहाँ चाहते हो भाई? जाना कहाँ चाहते हो, बेसिकली हाँ, आपका हाँ। पैसा क्यों इन्वेस्ट हो रहा है। हाँ। तो मैंने कहा कि भाई आपने इन्वेस्ट क्यों करा, ये तो बताओ गोल क्या है। सही। कहते 2 साल बाद भाई की शादी है, हाँ पैसा चाहिए। मैंने कहा यार 2 साल बाद तो पैसा, मैं कहा 2 साल बाद चाहिए ना भाई को, ये तो नहीं बोलो कि म्यूचुअल फंड डाउन है तो अभी अगले रुक साल जा यार, शादी अगले करना साल है। शादी कर लियो। This is a very real, this is a very serious and Serious. real question. बट इन बहुत लोगों को लोग- पता ही नहीं है, लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है। लोग बड़े डिसीजन के लिए जाते हैं और पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि 6 महीने में कुछ निकला है, कुछ निकला है क्या, मार्केट गई वो 2 लाख का निकलने 1.5 के लाख हो गया। चक्कर में कितने लोगों ने अपना पैसा फंसाया, वो आप और मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता, आप क्योंकि हम लोग कनेक्टेड है बहुत लोगों से, हमें पता है क्या हाल हुए हैं पिछले 6 महीनों में, हम लोगों ने लोगों के पोर्टफोलियो देखे हैं। तो वो जो मेरा फ्रेंड था उसने कहा 2 साल बाद मेरे को अपने भाई की शादी के लिए पैसा चाहिए ही चाहिए। तो मैं कहा देखो यार मेरी सजेशन मानोगे, उसने कहा बोलो भाई, आप बोलोगे तो मैं मानूंगा ही। मैं कहा यहाँ से पैसा निकाल दो। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने जहां पैसा डाला है ना स्मॉल कैप मिड कैप 2 साल के लिए नहीं है। दूसरा, जो आपको अगर 20% या 10% कोई रिटर्न दे रहा है इमीडिएटली पे, या कैगर दे सकता है 20% का, तो वो 20% डाउन भी जा सकता है, वो 30% डाउन भी जा सकता है, वो पॉसिबल है। तो उन्होंने मेरी बात मानी, 2,20,000 के आसपास उनका अमाउंट था, उन्होंने वहां से विड्रॉ करा और अब उन्होंने मेरे से पूछा कहां इन्वेस्ट करना है, तो मैंने उनको रेकमेंड करा एफडी। सो वो मेरे पे ही बोल रहे हैं यार एफडी आप क्यों रेकमेंड कर इतनी रहे अच्छी हो, चीज निकाल के एफडी में डाल दिया है ना, मेरे को गुस्सा आ गया भाई, है ना, FD वो मेरे पे बोल रहे। तो पर मैंने उनको एक वो कारण समझाया, मैं कहा देखो यहाँ पर आपको पैसे से रिटर्न बनाना नहीं है, पैसा आपको सेव पैसे को करना है। सेफ रखना है। हाँ, हमारा गोल यहाँ पर उससे वेल्थ क्रिएशन करना नहीं है, उसको उसको utilize सेफ करना रखना है, क्योंकि 2 साल बाद चाहिए ही चाहिए। भाई की शादी पे पैसा चाहिए होगा, आप वहां नहीं बोलोगे कि म्यूचुअल फंड में डाले थे, डाउन चल रहा है अभी बाद अगले में साल निकाल शादी करो। लूंगा। तो वो मेरी बात मानता है, 2 लाख रुपए वो निकाल लेते हैं अपने, 1 लाख रुपए गोल्ड में डालते हैं। ये उनकी अच्छी बात थी, उन्होंने चाहे अपना फिजिकल गोल्ड लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। 1 लाख रुपए उन्होंने मेरे से एफडी कराई, अब उनका 2 लाख रुपए निकल गए, उन्होंने मेरे से एसआईपी भी कर ली। 6 महीने बाद मैंने उनको कॉल करा, मैं कहा सर अगर आप नहीं निकालते ना तो यहाँ पर 30 या 20% आपका डाउन रहता, 20 लाख का और 2 लाख रुपए जाते हैं, मैं कह रहा हूँ 20% भी डाउन होता तो 2 लाख का 160 आता। अब वो 160 देख नहीं पाता, क्योंकि उनको तो आदत ही नहीं। अब आपको मैं बोलूं सर उत्कर्ष जी, मानस भाई, आपका अगर पोर्टफोलियो डाउन हो जाए आपको टेंशन नहीं, क्योंकि आप लोगों को एक्सपीरियंस ले लिया है मार्केट में। मेरा पोर्टफोलियो डाउन हो जाए मुझे प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरे को पता है मार्केट ऊपर नीचे चलेगी। मेरा दोस्त का पोर्टफोलियो डाउन हो जाए, मैं गारंटी कह सकता हूँ वो तो टेंशन में आ जाएगा। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि लास्ट कुछ ईयर्स के रिटर्न देख के नहीं चूज करना, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, अपने गोल्स के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही फंड चूज करना होगा। ये तो हो गया हमारे अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें हमको चाहिए, बट कुछ ऐसा पैरामीटर्स होगा ना जो हमको सामने, जो हमारे एएमसीज हैं, जो हमारे फंड मैनेजर, हमने देख लिया कि हाँ भाई XYZ पर्सन है, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फंड बहुत बड़ा नाम है, PQRS पर्सन के बहुत बड़ा नाम है, ये साहब के बहुत बड़ा नाम है। तो अब उसमें से हम चूज कैसे करें, हम अपने लिए काम कैसे करें कि भाई अगर हम ये कैटेगरी में जा रहे हैं, साहब ने फ्लेक्सी कैप का नाम लिया या अभी मिड कैप का नाम लिया, तो इस फ्लेक्सी कैप में या मिड कैप में अच्छी अच्छी एमसीज 4-5 आप इसमें से हमारे लिए कौन सा सही है, ये हम कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले तो ना एएमसी का एनालिसिस मैंने बोला था, एएमसी का एनालिसिस करो। 50 एएमसी आपको तो 2, 3, 5 में ही जाना होगा, इससे ज्यादा तो आप क्या ही करोगे एएमसी मेरे से। को पहली बार पता है ना? लगा कि 50 एएमसी है, हम तो 3 ही 7-8 जानते हैं। 7-8 ही सोच रहे थे। 50 जानते हैं। एएमसी है, नई नई एएमसी, और अभी आप सोचो 10-15 और एएमसी आ सकती है इंडिया में, लाइसेंस के लिए गए हुए हैं उनके सेबी के पास। तो 50 एएमसी में से आपको कौन सी 2-3 एएमसी चाहिए या 4-5 एएमसी चाहिए, वो तो एनालिसिस आपको करना होगा। और उसका एनालिसिस कैसे होता है? ट्रैक रिकॉर्ड, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखो। जैसे मैं नाम अगर लेना चाहूं तो 3-4-5 एएमसी ऐसी जिनके ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। मैं यहाँ पर एजुकेशनल पर्पस के लिए नाम लेता हूं, आईसीआईसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एक तो टॉप एएमसी है और ट्रैक रिकॉर्ड में कोई कमी नहीं। बट क्या जो नई एएमसी आ रही है उनमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड के मायने बताओ मुझे। अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड का सिंपल मतलब है उनके फंड्स बेंचमार्क को इजीली बीट करते हैं। कितने साल तक? रेगुलर कर रहे हैं, रेगुलर ही रेगुलर कर रहे हैं। मैं आपको बहुत सारे फंड्स, देखिए फंड्स को देखने के लिए फैक्ट शीट होती है, आप देखो कि उनके फंड्स, एक्टिव फंड्स, मैं यहाँ पे पैसिव फंड्स को डाल ही नहीं रहा, उनके एक्टिव फंड जो फंड मैनेजर कर रहे हैं, क्या वो एक्टिवली बेंचमार्क वहां लिखा होता है कि बेंचमार्क ने इतना रिटर्न दिया, हमारे फंड ने इतना दिया। तो आप देखिए पिछले 5 साल 10 साल में वो एक्टिवली बीट कर रहे हैं। अगर तो वो कर रहे हैं वो अच्छी बात है आपके लिए,
तो अच्छी बात का मतलब ये होगा ट्रैक रिकॉर्ड बीट करने का सीधा सीधा मतलब है ये रहा निफ्टी का 10 साल का डेटा, ये रहा एएमसी का, हम एएमसी की बात करते हैं, इसके बाद फंड मैनेजर की भी बात बताएंगे। ये रहा निफ्टी का 10 साल का डेटा, ये रहा एएमसी का 10 साल का डेटा। निफ्टी ने एवरेजली 7-8%, 10%, 7-8%, 10% दिया है, तो जिस साल मान लो 8% दिया है, मेरे म्यूचुअल फंड ने 13% दिया है, नहीं, तो इसको बीट हो आप गया। ऐसे नहीं कर सकते। एवरेज हमको कैलकुलेट करनी आप है। इसको ऐसे देख सकते हो, लास्ट 5 साल में निफ्टी ने दिया 12% का रिटर्न, मेरे फंड ने 14% दिया, 2% से मेरे को अल्फा जनरेट हुआ। या लास्ट ईयर का नहीं देखना है, या पर लास्ट period 10 का साल देखना में, है। या लास्ट 10 साल, मैं 10 साल से इन्वेस्टेड हूँ और मैंने देखा कि मैंने जिस स्कीम में इन्वेस्ट करा था उसने 16% का कैगेट दिया मुझे, और जहां मेरा बेंचमार्क है उसने सिर्फ 13% दिया, तो मैं 3% का अल्फा बना रहा हूँ। तो ये आपको देखना है और यही आपको एनालिसिस करना होगा अपने पहले एएमसी के मोड। तो ये हो गया ट्रैक रिकॉर्ड का डिफरेंस। जो बीट कर रहा है वो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और मतलब अच्छी बात है, मतलब कंसिस्टेंटली मिनिमम 5 साल का डेटा हो। पर इसके अंदर check भी करो। एक ये भी तो कॉन्सेप्ट होता है ना कि भाई आपका एवरेज रोलिंग रिटर्न क्या आ रहा है, मतलब जैसे कि ये तो हो गया जो फैक्ट शीट है कि जिसने अगर अल्फा जनरेट करा ठीक है उसको आप चूज करो, बट कुछ ऐसा भी तो नहीं, कॉन्सेप्ट खाली रिटर्न्स के बेसिस पे मैं नहीं कह रहा अच्छा, choose अच्छा। करना है। आपको और भी पैरामीटर्स देखने हाँ। होंगे। देखिए यहाँ पर अभी मैं अगर रेशियोज में चला जाऊंगा तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा अच्छा, वो मतलब मामला। जैसे वो जैसे थोड़ा सा, स्टार्टिंग हाँ, पॉइंट जो आपने वो बताया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साइड है। Okay. रेशियोज एनालिसिस वो कहीं ना कोई कहीं नहीं जो करेगा। बहुत इन डेप्थ जाना चाहते हैं उनके लिए बेटर है, बट हाँ आप ऊपर ऊपर का देखिए। मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ, आप ऊपर ऊपर का भी एनालिसिस अगर करते हो, एक सही स्कीम पकड़ लोगे आप। ओके, एक अच्छी स्कीम पकड़ने के लिए आपको बेसिक क्राइटेरिया देखने हैं। मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की नहीं जरूरत जाओ, मैं कौन मना कर रहा अच्छा। हूं? अगर आप खुद उसके एनालिसिस कर सकते हो तो कौन मना कर रहा है? अब हम लोग एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग तो जाते हैं डेप्थ में, क्योंकि हमें तो देखना है, क्योंकि हमारे लिए तो क्लाइंट्स को अच्छी स्कीम्स देना है, उनको उनके पोर्टफोलियोज अच्छे बनाने हैं, प्लस क्लाइंट्स को भी हमारे से चाहिए कि वो अल्फा जनरेट हो। तो हमारा तो टास्क यही होता है कि हम इन डेप्थ, अच्छा हम लोग फैक्ट शीट को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि फैक्ट शीट ये जो मेरे को हर एक चीज बताती है। म्यूचुअल फंड हर एएमसी हर महीने एक फैक्ट शीट लॉन्च करती है, जिसमें वो जितनी भी स्कीम्स मैनेज कर रही है उसका पोर्टफोलियो होता है, उसके सारी रेशियोज होती है कि कितने कितने उनके रेशियोज हैं, साथ के साथ उसमें एक्सपेंस रेशियो लिखा होता है, साथ के साथ उसमें एयूएम लिखा होता है, कौन सा फंड मैनेजर है, कितने साल से मैनेज कर रहा है, पर वहीं पे मेरे को रिटर्न्स का भी लिखा आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है वहां पर पोर्टफोलियो देखो, क्या पोर्टफोलियो सही है या नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, आप स्टॉक मार्केट वाले, मैं स्टॉक मार्केट वाले, हमें पता चल जाता है कि कौन सा पोर्टफोलियो अच्छा है, कौन सा ठीक ठाक है। तो अब हमें तो ये पता चल गया कि भाई म्यूचुअल फंड सही है, और इस टाइम पे बहुत सारा चल रहा है कि भाई एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, तो क्या एसआईपी इन म्यूचुअल फंड वो भी सही है? देखिए एक दिन तो क्या हुआ, मैं एक ऐसी इन्वेस्टर अवेयरनेस सेशन कर रहा था, तो मैं अपने क्लाइंट को म्यूचुअल फंड के बारे में समझा रहा था, सब कुछ हो गया, वो मेरे से बाद में पूछता है म्यूचुअल फंड नहीं करना है, एसआईपी करनी है। तो मैंने उसको कहा कि यार मतलब उसने सारी चीजें समझ ली, सब कुछ, मेरा पूरा सेशन भी खत्म हो गया। लास्ट में मेरे से पूछता है यार जिसकी तो एक बात बताओ ना, ये म्यूचुअल फंड सही है या एसआईपी सही है? तो मैंने कहा यार या तो मेरे में ही गलती होगी, मैं सही से समझा नहीं पाया। सो रहा था। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब तो मैं जैसी कभी भी इन्वेस्टर अवेयरनेस सेशन करता हूँ ना, मैं पहले ही बोल देता हूँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 2 ही तरीके हैं, नंबर 1 एसआईपी, नंबर 2 लंप सम। तो एसआईपी अलग नहीं है, वो एक तरीका है उसमें इन्वेस्ट करने का। सो म्यूचुअल, हाँ जी, नहीं प्लीज, हाँ बोलो। नहीं तो मतलब मेरे को भी यही समझ में आया कि म्यूचुअल फंड इज द फंड, कि वो एक सामान जो हम ले रहे हैं, एसआईपी और लमसम तरीका है वहां तक जाने का। सो म्यूचुअल फंड सिंपल हो गया ना, आपने अपना पैसा, बस यहाँ पर ये फर्क है कि जो स्टॉक मार्केट में मैं डायरेक्ट 5वां गियर डाल रहा था, वो अभी मैं नहीं डाल रहा, क्योंकि मैं अभी गाड़ी चलाना सीख रहा हूं, मैं कैसे 5वां गियर डाल के एक ही बार स्टॉक्स ले लूंगा, वो तो रिस्की तो हो ही गई। इससे बेटर है मैंने पहला गियर डाला, यानी म्यूचुअल फंड को दिया पैसा, वो आगे स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर रहा है, उसको तो समझ है ना कि कौन से स्टॉक्स में करना है, कौन से में नहीं करना, कब एग्जिट लेना है, कब एंट्री करना है। मैं एंट्री तो कर रहा हूँ अपने स्टॉक्स में, एग्जिट तो मैं कर ही नहीं रहा, सोच रहा हूँ बाद मेरे ये रिकवर हो जाएगा, वो रिकवर करते करते माइनस ही चला गया, मतलब वैल्यू ही खत्म होगी स्टॉक की। बिग प्रॉब्लम ऑफ पीपल marrying the fund, marrying Marry the the stocks. stocks. They do that. बिल्कुल। Everybody do है, that. होता है। मैं अगर किसी, if someone is in a job और उनकी उम्र 58-55 साल की है और वो अच्छी सैलरी पे काम कर रहे हैं, चलो इन्वेस्टमेंट करना डिसीजन उन्होंने लिया कि लमसम डालो चाहे एसआईपी करो, लेकिन 55-57 के बाद वो क्या बोलते हैं, भाई हमने तो लिया छोड़ दिया, हमने कुछ नहीं किया उसके आप, बाद। मेरे को तो ऐसा लगता है आप और मैं ये चीज बेहतर जान पाएंगे कि आज का टाइम चेंज हो गया है। अब वो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग मुझे ऐसा लगता है अब नहीं चल रही। आज के टाइम पे अगर हम स्टॉक्स भी ले रहे हैं तो हमें टाइम टू टाइम एग्जिट लेना पड़ेगा, क्योंकि अब तो मैंने तो देख लिया पिछले 5 सालों में बहुत सारे आईपीओ में, आईपीओ का लवर था, मैं आईपीओ लेके होल्ड करता था, बहुत सारे आईपीओ ने नहीं दिया रिटर्न। एक जेंसोल अभी था,
बहुत है, yeah, Gens all, बहुत है, oh God. 90% से ज्यादा लोगों का पैसा Yes. डाउन हुआ है। MS धोनी का भी 90%। चला गया पैसा। चलो अभी इस पे तो हम लोग आते हैं हाँ, SIP जसकीरत भाई। तो जसकीरत भाई अभी आपने बोल दिया कि भाई म्यूचुअल फंड सही है, आपने बताया SIP इज द वे जो इसमें हम लोग म्यूचुअल फंड सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस समय बहुत चला हुआ है कि हमको करोड़पति बनना है, म्यूचुअल फंड से SIP करना है करोड़पति बनने के लिए। तो अब हम लोग को अभी ये बताओ SIP होता क्या है और करोड़पति कैसे बन सकते हैं, SIP किन के लिए सही है, किन के लिए नहीं सही है, और कितना अमाउंट करना चाहिए, मतलब सब कुछ बताओ SIP के बारे ठीक में, है। जो थोड़ा बहुत हम तो लोग देखिए, जानते हैं मैंने और आपको सीखेंगे। ये तो बता ही दिया कि म्यूचुअल फंड क्या है, हमें समझ आ गया कि हमारे बिहाफ पे पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, वहां से जो रिटर्न आया वो हमें पास आउट हो जाएगा। अब एक ही एसेट क्लास में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो 4-5 एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकता है। हम कौन सी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड ले रहे हैं वो अलग पॉइंट है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके मेरे पास, SIP और लमसम, जिसको हम वन टाइम भी बोलते हैं। SIP का सिंपल मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट में हर महीने इन्वेस्ट कर रहा हूं, ये हो गया मेरे लिए SIP। वो चाहे बैंक में मैं RD कर दूं उसको भी मैं SIP बोलूंगा, म्यूचुअल फंड में मैं हर महीने एक सेम अमाउंट डाल दूं, फिक्स्ड अमाउंट डाल दूं, उसको भी मैं SIP ही बोलूंगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब मेरे पास हर महीने देने के लिए पैसे नहीं है, बट मेरे पास बिजनेस से कमाए पैसे आते हैं, अब मैं उसको एक ही बार इन्वेस्ट करना चाहता हूं, उसे हम बोलेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट। बट मैं कंफ्यूज्ड हूं कि आज के दिन लमसम करूं या ना करूं, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। इसके लिए कैटेगरी आती है STP, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। जैसे मैंने आपको बोला, मैं एक बिजनेसमैन हूं, तो मैं हर मंथ एक SIP नहीं कर पा रहा, क्योंकि कभी तो मेरी इनकम अच्छी है, कभी नीचे आ जाती है। बट मेरे को एक प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए का, मैंने क्या करा, अब इस 10 लाख को इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया लमसम के थ्रू। बट लमसम में एक प्रॉब्लम मेरे को ये आ रही है कि मार्केट मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहीं टॉप पे तो नहीं बाय कर लूंगा, या मैं कहीं बॉटम को पकड़ने जाऊं और टॉप पे बाय कर लूं, क्योंकि बॉटम टॉप तो किसी को नहीं पता। तो यहां पर काम आता है STP, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। मैंने अपने 10 लाख रुपए एक डेट फंड में इन्वेस्ट कर दिए या लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर दिए, और वहां से SIP रूट में उसको इन्वेस्ट कर दिया। मतलब हर महीने STP लगा दी, मेरे 10 लाख में से हर महीने या हर हफ्ते या इवन डेली बेसिस पे भी मैं उसमें से ट्रांसफर कर सकता हूं इक्विटी स्कीम में। तो मेरे 10 लाख जो मैं लमसम इन्वेस्ट करना चाहता था, बट मैं कंफ्यूज था कि मार्केट अभी वॉलेटाइल है, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैंने चुप करके अपना टेंशन भी रहा, 10 लाख रुपए डाले लिक्विड में, वहां से हर हफ्ते ट्रांसफर हो रहे हैं इक्विटी फंड में। अब अगर मार्केट गिरती भी जाएगी तो मेरी एवरेज होती रहेगी। तो अच्छा, ये कुछ परसेंटेज होता है कि भाई STP में कितना परसेंटेज करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये अच्छा। डिपेंड करता है कि आपका क्या गोल है। ओके। मतलब अभी जैसे मैंने 10 लाख रुपए अगर डाल दिया STP, तो मैं इसलिए डाल रहा हूं कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि आज के दिन मार्केट में गिरावट आएगी या अप जाएगा, मुझे नहीं समझ आ रहा। उस वोलेटिलिटी से मैं पीछा छोड़ने के लिए और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करने के लिए मैंने 10 लाख रुपए डेट में डाल के अगले 6 महीने की STP लगा दी, और अगर 6 महीने मार्केट डाउन रही तो मेरे को कितनी अच्छी एवरेज मिलेगी। अगर बाई चांस मैं टॉप पे बाय कर लूंगा तो फिर तो मैं रिग्रेट में ही रहूंगा। वो 10 लाख के तो 10 लाख मैंने टॉप पे बाय टॉप कर पे लिए। बाय हो गए। और ऐसा डेटा ये भी कहता है, मैंने भी रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई थी कि SIP को स्टॉप नहीं करना चाहिए, हम आगे इस पे भी बात करेंगे। डेटा तो ये भी मैंने डेटा पढ़ा हुआ है कि 2008 में टॉप पर भी अगर आपने बाय करा होगा ना, और आज तक आपकी SIP या इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रही होगी, चाहे लमसम हो या SIP हो, आप तब भी लॉस में नहीं हो। एक और डेटा आपको दे देता हूं, SIP में पहले साल नेगेटिव रिटर्न आने के 24% चांसेस होते हैं। ये तो बहुत कम है। पहले साल नेगेटिव होने के, इक्विटी फंड्स के नेगेटिव होने के 24% चांसेस होते हैं। इसका मतलब 76% चांसेस जीतने के हैं। जीतने के हैं। अभी आप ये डेटा, अगर मैं इसको 10 साल ले जाऊं, आपकी SIP 10 साल कंटिन्यू हो जाएगी, तो 0% चांस है नेगेटिव रिटर्न आने के। आई थिंक आई हैव रेड अ डेटा जहाँ पे 6 साल, मतलब जो आप 10 साल बोल रहे हैं उसमें 6 साल तक है रोलिंग अगर देखेंगे तो लॉन्ग टर्म जो 6 ईयर्स है इज ए स्वीट स्पॉट, जहाँ पे आप ब्रेक इवन, मतलब आप लॉस रेड नहीं देखोगे, बिल्कुल ग्रीन नहीं देखोगे, चाहे वो +0 पे देखोगे +1 पे देखोगे। तो यही मैं आपको कह रहा हूं, आपको SIP जो आपने मेरे से पूछा था कितने टाइम के लिए करनी है, SIP इज फॉर लॉन्ग टर्म। अगर मैं इक्विटी फंड्स की बात करूं, देखिए फंड्स में भी बहुत कैटेगरीज है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो यही है, इक्विटी बोलूं, डेट बोलूं, मल्टी एसेट बोलूं, मैं अगर स्टार्ट करूंगा तो पूरी लाइन लग जाएगी, इतनी कैटेगरीज है। बट इसको इजी वे में समझने के लिए सबसे पहली कैटेगरी इक्विटी, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है। डेट कैटेगरी, आप ही का पैसा आगे कंपनीज को लोन पे दिया जा रहा है, इसको हम बोलते हैं डेट फंड्स। थर्ड कैटेगरी आ जाती है मिक्स्ड, हाइब्रिड कैटेगरी बोल लो या बैलेंस कैटेगरी बोल लो, या आप कह लो इक्विटी प्लस डेट दोनों है। या फिर एक और कैटेगरी आ जाती है मल्टी एसेट, जिसमें इक्विटी भी है, डेट भी है, गोल्ड सिल्वर भी है, रीट्स और इनवीट्स भी है, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आपका पैसा इन्वेस्ट हो सकता है अगर आप मल्टी एसेट में डालते हो तो ये कुछ ब्रॉडर कैटेगरीज है। अब आपको अपने गोल्स के बेसिस पे चूज करनी होगी कैटेगरीज। तो जो आपने बोला SIP इज फॉर लॉन्ग टर्म। अगर मैं इक्विटी में जा रहा हूं, कितने टाइम मिनिमम,
मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, आई आस्क हिम कि यार सर कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करने आ रहे हो? सर 2 साल 3 साल। सर आप जाओ, मैं नहीं करूँगा आपके साथ इन्वेस्ट। मैं अपने क्लाइंट को ऐसे मना करता हूँ। क्यों? 2-3 साल में आप वेल्थ कैसे क्रिएट करोगे? एसआईपी बनी है वेल्थ क्रिएशन के लिए। आपको पता है मैं अपने फंड्स जो मैं हमेशा बोलता हूँ क्लाइंट को ना लॉक इन वाले फंड्स लेने चाहिए। सर पीपीएफ में पैसा क्यों जुड़ता है? क्योंकि लॉक रहता है, निकाल नहीं रहता सकते, है। निकाल नहीं सकते। जिस चीज में आप पैसा निकाल सकते हो ना, आप पैसा नहीं नहीं बनाओगे। आई गारंटी बहुत ही रेयर होगा पर्सन जो बहुत डिसिप्लिन में रहा होगा और उसने पैसा बना लिया होगा। 95% लोग अगर लॉक इन नहीं है पैसा निकाल लेते हैं। कुछ ना उनके दिमाग में कहीं इमरजेंसी आ गई, कहीं शादी पड़ गई, चलो निकाल लेते हैं। कुछ भी इमरजेंसी आई अभी बना दी। हो सकता है पैसे कहीं और से भी आ जाते हैं। हाँ। अरे यार म्यूचुअल फंड में पड़े हैं ना, अरे चल निकाल जसकीरत जी यार ये लेते जरा हैं। फंड्स निकलवा दो मेरे को ना, आगे देने हैं। वो काम कहीं और से भी तो हो सकता था। तो अगर आप लॉक इन वाले फंड्स में नहीं जा रहे तो आप वेल्थ क्रिएट करोगे ही नहीं। ये जितने इक्विटी फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स है, नो डाउट इतने अच्छे अच्छे ये लोग रिटर्न देते हैं, बट लोग कहाँ एसआईपी चलाते हैं? 3-4 साल में। मैं रेगुलर की अगर बात ही नहीं करूं, मैं डायरेक्ट की बात करूं, डायरेक्ट वाले तो 2-3 साल 4 साल में बंद कर देते हैं। अभी कितनी एसआईपी बंद हो रही है हर महीने? क्यों? क्योंकि सब डायरेक्ट पे आए थे, रिटर्न देख के आए थे, रिटर्न देख के। मैं आशीष पी सुमाया सर है, बहुत ही ग्रेट नॉलेज है, वाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड के सीईओ हैं, उनके साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा था। उन्होंने मेरे को कहा जसकीरत एक क्लिक में वो आते हैं, एक क्लिक में वो चले जाते हैं। क्लिक करके आए, क्लिक करके चले गए। क्या आपने वेल्थ क्रिएट करी? आंसर इज नो। वेल्थ क्रिएशन तो तभी होएगी जब आप इक्विटी फंड्स में जाओगे मोर देन 10 ईयर्स। इससे शॉर्ट टर्म नहीं करो। मैं मना नहीं कर रहा हूं गोल्स के बेसिस पे 4 साल 5 साल 10 साल 7-8 साल करो, मैं मना नहीं कर रहा, बट नजरिया लंबा रखो। क्योंकि आपको आज के लिए वेल्थ नहीं बनानी, आपको अगले 5-10 साल 15 साल बाद के लिए वेल्थ बनानी है। क्योंकि कब बड़े हो जाओगे, कब उस लेवल पे पहुंच जाओगे जब आपको एक्चुअल पैसे की जरूरत है, आपको भी नहीं पता चलेगा। तो जसकीरत भाई ये बताओ, एसआईपी से करोड़पति बना जा सकता है क्या? एसआईपी से करोड़पति बिल्कुल बना जा सकता है, क्यों नहीं बना जा सकता? अब आप पूछो कैसे? कैसे बना जा सकता है? एक रूल है 15x15x15। क्या मतलब है इसका? 15,000 की एसआईपी 15 इयर्स के लिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना? 15%। क्या 15% कैगर यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न पॉसिबल है एवरी ईयर आना? बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड है, इवन लार्ज कैप फंड है जो 15% से ऊपर रिटर्न दे चुके हैं। स्मॉल कैप मिड कैप तो काफी दे चुके हैं। एंड बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आपको 15 साल आपने एसआईपी चला दी, 15,000 की आपने इन्वेस्टमेंट कर दी और 15% का अगर आपको रिटर्न आ जाता है, आप इजीली 1 CR का कॉर्पस बना सकते हो। अब इसी में एक और रूल है 15x15x30, यानी 15,000 की एसआईपी रहेगी, 15% का ही एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा, बट आप 30 इयर्स के लिए अगर इन्वेस्ट करोगे तो आप 10 CR का कॉर्पस बनाओगे। और ये बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर आप मेरे से ये पूछोगे कि क्या आपने किसी का कॉर्पस ऐसा बनता हुआ देखा? बिल्कुल देखा है। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स का देखा है कि उन्होंने 2-3 करोड़ ही इन्वेस्ट करे हुए हैं और 10-15 करोड़ का सीआर कॉर्पस बना हुआ है उनका। बट वो तभी बन पाया जब उन्होंने अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखी और लमसम करते रहे। अच्छा, एसआईपी भी करा और लमसम और भी कहीं से करा, पैसा जुड़ गया, बोनस बोनस आया आ वो गया, भी डाल दिया। Yes, yes. बिजनेस का गुड टाइम हो गया। अब सर आज के टाइम करेक्शन चल रही है मार्केट में, यही तो टाइम है इन्वेस्ट करने का। एसआईपी से भी और अब देखिए ज्यादा आपने एसआईपी कर दी हर मंथ 25,000 की, हर मंथ आपके 25,000 इन्वेस्ट हो रहे हैं। बट मेरा आपको कॉल आया, सर आज ही तो टाइम है, अब तो मार्केट में करेक्शन आ रही है, थोड़ा सा फंड्स डालिए। आपके पास लमसम अमाउंट भी रेडी है तो आपने उसमें डाला लमसम अमाउंट, और वही तो आपको बेनिफिट देगा लॉन्ग टर्म में। क्योंकि आपकी आज के दिन जैसी एनएवी डाउन हुई, इसको हम एनएवी छोड़ो, हम शेयर प्राइस से समझते हैं। आज के दिन मेरा शेयर प्राइस डाउन आया, मैंने आज के दिन 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए या 20 लाख 25 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर दिए, तो मेरी बाइंग तो ज्यादा हो जाएगी ना आज के दिन प्राइस में, और क्योंकि वो एवरेज हो जाएगी मेरी। और लॉन्ग टर्म में अगर मेरा शेयर प्राइस ऊपर चला गया अच्छे लेवल पे, तो मुझे तो ज्यादा रिटर्न आएगा ना एज कंपेयर टू जिसने सिर्फ एसआईपी करी। तो एसआईपी प्लस टाइम टू टाइम लमसम ज्यादा रिटर्न बनाते हैं। तो एसआईपी तो करो, वो तो बहुत जरूरी है, और एसआईपी को स्टॉप तो बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो डेटा शो मैंने आपको साथ डिस्कस किया कि डायरेक्ट फंड्स में जो डायरेक्ट जिन्होंने फंड्स लिए होते हैं उसमें बहुत सारी एसआईपीज बंद हुई। रीजन, उनको डर लग गया कि भाई यहाँ तो लॉस हो रहा है। उन्होंने तो लॉस देखा ही नहीं था पिछले 1.5-2 साल। जिन्होंने, मैं कह रहा हूँ कोविड के बाद जिन्होंने भी इन्वेस्ट करा, उनको तो हर जगह प्रॉफिट ही नजर आया स्टार्टिंग में।
जब उनको लॉस देखने की बारी आई, अभी आपको मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हम लोग तो मार्केट साइकिल्स देख चुके हैं और हमें पता है कि मार्केट साइकिल में अगर 3-4 साल मार्केट ऊपर रहेगी तो 1-1.5 साल तो नीचे आएगी। भाई ये तो कॉमन है, बट उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने तो रिटर्न देख के आए, वो रिटर्न देख के आप शॉक्ड हो गए, उन्होंने एसआईपी बंद कर दी। बट अगर वो कंटिन्यू रखे ये करेक्शन में भी तो वो ज्यादा वेल्थ क्रिएट करेंगे। अगर आप स्टॉप कर दोगे तो आप नहीं बना पाओगे वेल्थ क्रिएशन, अभी मतलब जो वेल्थ नहीं बनेगी फिर। अभी जो आपने एसआईपी स्टॉप के बारे में बोला ना, तो मेरी बहन ने 2021 में स्मॉल कैप में पैसे डाले हुए थे, तो वो हमेशा ग्रीन देखती थी। 1 लाख रुपए डाला हुआ था और बढ़िया अच्छा खासा रिटर्न चल रहा था। मैं कहा बढ़िया यार, इसे बिना पूछे डाले थे, पता नहीं किस सुन के डाला या फिर कंपनी वालों ने बोला डालने के लिए डाल दिया। फिर जब हमने बोला ऐसे दिव्यांशी तुमने पैसा बहुत कमा लिया है, इसको तुम एक काम करो, स्मॉल कैप से थोड़ा सेफ जगह पे आ जाओ, लार्ज कैप में लगा लो ताकि इस पे रेड ना होने पाए। तो उसका भैया रेड भी होता है? हमने तो सिर्फ ग्रीन ही देखा है। उसके बाद इसने डाला। फिर अभी जब मार्केट गिरी तो हमने उसमें कुछ पैसे और डलवाए थे फरवरी के आसपास पे। तो फिर बोली उसका भैया ये तो हमेशा रेडी दिखा रहा है। हाँ। तो मतलब आप ये देखो कि उसको 2-3 साल तक आदत पता ही नहीं चला लाल ही कि ये नहीं लाल भी हो है। सकता है। 3-4 सालों में जो रिटर्न आए आफ्टर कोविड, वो तो इतने बढ़िया रिटर्न्स हुए सबके लिए, हर किसी के लिए। तो वहां पर लोगों का माइंडसेट ये बन गया कि स्टॉक मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक मार्केट मतलब रिटर्न्स बनेंगे ही बनेंगे, कभी नीचे वैल्यू आएगी ही नहीं। बट अब सबको पता चल गया कि स्टॉक मार्केट होता है, ऐसा नहीं है, मार्केट मतलब- करेक्ट भी हो सकती है। तो तभी तो वी हैव सीन दैट 2024 के अक्टूबर के टाइम पे एसआईपी का नंबर सबसे ज्यादा था। बिल्कुल ठीक है, हम लोग 30 हजार 40 हजार करोड़ का इनफ्लो आ रहा था कि आप बिल्कुल। एसआईपी हाईएस्ट 6 मंथ्स डाउन द लाइन, नो कितनी रिटर्न्स। निफ्टी ने रिटर्न नहीं दिया 1 साल से, जिसने एसआईपी सिर्फ 1 साल से, 6 साल नहीं, वहां रिटर्न नहीं आया। लोगों को 6 महीने में ही ऐसा लगना शुरू हो गया कि भाई यहाँ से तो पैसा ही नहीं आता। मैं आपको सर एक और डेटा देता हूँ। हाँ प्लीज। आप एनएवी आती है हर म्यूचुअल फंड की 10 रुपीज की, तो उसको एनएवी बोलूं या मैं शेयर प्राइस बोलूं, हम लोग अब भाव बोल लो। भाव समझ लो। भाव। हर म्यूचुअल फंड स्कीम जब भी लॉन्च होती है 10 रुपए का उसका भाव आता है। आपके हिसाब से वो अगर लो जा भी सकती है, क्योंकि नेगेटिव तो जा सकती है ना मार्केट के, वो हो सकते हैं उन्होंने जहां इन्वेस्ट करा वहां लॉस हो गया हो, वन स्टॉक्स नीचे जा रहे हो, तो एनएवी कितना नीचे जा सकती है? एक जीरो आइडिया। जीरो हो सकता है। मैंने देखिए जीरो तो होते हुए नहीं देखा। हाँ कभी मतलब 20% प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल ना। जितना फंड अभी गिरेगा तक उतना मैंने जो देखा है 2 रुपए तक एनएवी आई है। ऐसे फंड भी हैं मार्केट में जहां पर आपने 10 रुपए में परचेजिंग करी, अब आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए और वो 2 रुपए एनएवी आ गई, दैट मींस कि 800 रुपए गए आपके। तो ऐसा भी हुआ है, बाद में वो हो गया होगा रिकवर, वो अलग पॉइंट है। बट यहां मैं क्यों ये वाला डेटा बोल रहा हूं, मैं यहां पर जो भी आपके लिसनर्स हैं उनको ये तो पता चले कि म्यूचुअल फंड में रिस्क है, तो आपको रिस्क मैनेज करना होगा। उत्कर्ष ने आपसे ये पूछा था कि क्या एसआईपी करके करोड़पति बना जा सकता है, आपने उसका एक तरीका बताया। ठीक है, मेरे को ना बहुत अच्छी चीज सीखने को ये मिली कि 15-15-15 से हम करोड़पति बनते हैं, लेकिन 50-15-30 से हम लोग 10 मल्टी करोड़पति हम लोग बनते हैं। एक नहीं, हम 10 बनेंगे। टाइम हमने किया डबल, लेकिन पैसा हुआ हमारा 10 गुना। इंटू 2 टाइम करके हम लोग 10 गुना हम लोगों ने अपना पैसा कर लिया। इंस्टाग्राम पे आजकल लोग माइक डाल के शुरू हो रहे हैं भाई कि आप 30 साल में 100 करोड़। ठीक है, 5 साल का 5 डबल तो 5 करोड़ आ गया, फिर 5 साल ऐड किया 20 करोड़ आ गया, 20 करोड़ का 40 कर लिया, 40 का 80 कर लिया, 80 का 20 ही तो और चाहिए। तो हाउ रियल इज दैट? इंस्टाग्राम का ये हाउ रियल इज दैट? आई डोंट सी। मैं पर्सनली, मुझे प्रैक्टिकलिटी नहीं कितनों लगती के है। बन गए? हाँ। कितनों के बन और गए? अभी आपने बताया कि आपके बहुत लोगों के बने हैं इस तरह से। देखिए मैं मना नहीं कर रहा, 100 करोड़ भी बन सकते, 100 के 500 करोड़ भी बन सकते, वो अलग मैटर है। पर कितनों ने बनाए? इंस्टाग्राम पे देख के जो व्यूअर देख रहे हैं वो तो नहीं बना रहे, मैं गारंटी। एक्सेल शीट में बन गया, एक्सेल में बन गया, रिपोर्ट में बन गया, एक्चुअल बने? आंसर इज नो। क्यों नहीं बने, मैं उसका रीजन बताता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ ये जो 1 करोड़ का मैंने आपको बताया 15 into 15 into 15 बहुत रेयर होता है, बहुत मुश्किल होता है। मैं एज अ क्लाइंट पर्पस में समझा रहा हूं आपको, बहुत मुश्किल होता है एक क्लाइंट को 10 साल भी एसआईपी चलाना। अभी तो क्यों, एक डिस्ट्रीब्यूटर ऊपर बैठा है तो वो 4 बातें उसको समझा सकता है, सर मार्केट करेक्ट हो रही है, डरो मत, पकड़ के रख लेगा। इमोशनल उसको थोड़ा मैंने मतलब गाइड कर दिया कि सर ये सब होता रहता है मार्केट में। फिर मैंने उसको बोला कि नहीं सर, अगर आप करेक्शन नहीं अटेंड करोगे तो आप वेल्थ नहीं क्रिएट होगे। तो हो सकता है वो एक मेरी बात गाइडिंग मान हैंड जाए। है साथ में। गाइडिंग है, मतलब कहने का मतलब है कि क्लाइंट तो रो रहा है, मैं कम से कम उसको शांत कराने तो आ रहा हूं, तो मेरी क्लाइंट बात मानता है और अपनी कंटिन्यू रखता है एसआईपी, तो चांसेस है वो तो करोड़पति बन जाएगा। बट जो विदाउट एडवाइजर या विदाउट डिस्ट्रीब्यूटर जा रहे हैं वो तो मैं गारंटी कर सकता हूं नहीं बना पाएंगे, गारंटी।
क्यों? क्योंकि वो डर जाएंगे, वो जहां माइनस देखेंगे वो आउट हो जाएंगे। प्लस टाइम टू टाइम कुछ डिसीजंस भी लेने होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टॉक्स में करते हैं, कभी कभार हम स्टॉक्स में नहीं डिसीजन लेते कि यार स्टॉक हो जाएगा रिकवर, नहीं होता सर रिकवर, कभी कभार लॉस बुक करना भी जरूरी होता है। तो जो आपने बोला ना 100 करोड़ बन सकते हैं, बट कितने बना रहे हैं, आंसर इज वेरी लो, बहुत कम लोग हैं। और जो बना रहे हैं वो ज्यादा शांत, मतलब इधर उधर नहीं दिखाएंगे नजर नहीं, आते सर, वो हाँ। बहुत शांति से। अब मेरे ऐसे कुछ क्लाइंट्स हैं जो एसआईपीस कर रहे हैं, 7 साल हो गए मेरे को अपना ये बिजनेस स्टार्ट करे हुए म्यूचुअल फंड का। 2018 में मेरा बस लाइसेंस आया था। जो 2018 से एसआईपीस कर रहे हैं, इस पूरे करेक्शन में सिंगल एसआईपी मेरी स्टॉप नहीं हुई, सिंगल एसआईपी, एक रिडम्पशन नहीं आई सर। एक रिडम्पशन आई, वो भी क्लाइंट का कुछ और जो गोल्स के बेसिस पे इन्वेस्ट करा था उसकी रिडम्पशन आई। एक भी क्लाइंट ने मेरे को ये मैसेज नहीं करा कि सर मार्केट करेक्ट हो रही है, क्या करूं मैं, पैसा निकाल दूं, नहीं। क्यों? क्योंकि डे वन पे जिस दिन वो मेरे ऑफिस आया था, मैंने उनको पहले ही समझाया था मार्केट में रोलर कोस्टर है, कभी आप ऊपर जाओगे कभी नीचे आओगे, तो एट द एंड अगर एंजॉय करनी है राइड तो टाइट बैठे रहो। स्टॉक मार्केट में इस टाइम पे सबसे ज्यादा बात चल रही है कि रिसेशन हमारे दरवाजे पे खड़ा है, और ठीक 2 मिनट पहले आपने बात की थी अपने को रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। अब दोनों चीजों को ना कनेक्ट करते हैं। भाई रिसेशन आया अगले साल, इस 6 महीने में रिसेशन आया, या हमने पहला वॉर के दरवाजे पे भी खड़े हैं, रिसेशन के दरवाजे पे भी खड़े हैं, दूसरा मेरे को रिस्क भी मैनेज करना है। तो ये क्या एसआईपी वाला फॉर्मूला रिसेशन प्रूफ भी है, वॉर प्रूफ भी है, रिस्क प्रूफ भी है, ये सब एग्जिस्ट कर रहा है सर इसमें? हमारी ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियंस की, हम ना थोड़ा भेड़ चाल करते हैं, जहां सारे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना वहीं पहुंच जाते हैं। अभी कुछ सालों से एसआईपी चल रहा है, तो एसआईपी 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 इज बेस्ट। सर डिस्ट्रीब्यूटर मैं बोल रहा हूँ एसआईपी बेस्ट है, बट इट डजंट मीन कि सारा पैसा एसआईपी में डाल दो या म्यूचुअल फंड में डाल दो, नहीं सर, आपको एसेट एलोकेशन करनी ही होगी। क्योंकि आपने जो क्वेश्चन बोला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाई चांस रिसेशन आ गया तब आप क्या करोगे, या बाई चांस वॉर हो गई, मार्केट गिर गई, आपने तो सारा पैसा म्यूचुअल फंड में ही डाला हुआ था, अब आपके पास इमरजेंसी के टाइम पे कोई पैसा ही नहीं है और म्यूचुअल फंड तो डाउन बैठे हैं, आप एग्जिट भी नहीं कर पा रहे। यहां आता है सर एसेट एलोकेशन। आपको एफडी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बॉन्ड्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए डेट फंड्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए गोल्ड भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सिल्वर भी इंपॉर्टेंट है। कहने का ये मतलब है रिटर्न हर एसेट क्लास के अलग हो सकते हैं, बट एवरी एसेट क्लास उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। तो मैं सारा पैसा म्यूचुअल फंड में ना रखूं? बिल्कुल सर, यही चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं आपके फॉलोअर्स को, ये एसआईपी बेस्ट है, म्यूचुअल फंड अच्छा है, बट इट डजंट मीन कि आपके पास अगर महीने का 1 लाख सेव कर सकते हो तो 1 लाख का 1 लाख एसआईपी कर दो। हो सकता है 70 आप एसआईपी करो, 10 आप किसी और जगह पे डालो, 10 आप किसी और जगह पे डालो, थोड़ा गोल्ड में भी डालो। अब 1 1.5 साल 2 साल से एसआईपी अगर कुछ रिटर्न नहीं दे रही, गोल्ड ने क्या कमाल के रिटर्न दिए। बट इससे मल्टी एसेट में भी डाल सकते हैं SIP? बिल्कुल मल्टी एसेट में डाल सकते हो, अच्छा। बट मेरा मानना है मल्टी एसेट एक अच्छी कैटेगरी है, बट मेरा ऐसा मानना है कि हमें अलग अलग एसेट क्लासेस में रखने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास बैंक एफडीज भी होनी चाहिए, हमारे पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। जितनी मेरी सैलरी, अगर मैं महीने का 1 लाख रुपए कमाता हूँ तो 6 लाख रुपया चाहे तो मेरी एफडी हो, स्वीप इन एफडी होती है, जब कभी भी आप उसको हाँ, ब्रेक आजकल कर तो सकते बड़ी हो, चीजें आ गई या हैं। फिर मैं उसको सेविंग्स अकाउंट में ही पड़ेगा दूं कि इन केस अगर मेरी जॉब चली जाए या रिसेशन में मेरी जॉब चली जाती है तो मेरे पास पैसा तो होगा ना, राशन लाने के लिए मेरे पास पैसा होगा, बच्चों की स्कूल फीस के लिए मेरे पास पैसा होगा। ये चीज आपको मैनेज, और ये इसी को तो मैं बोलता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग, यही तो है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब गलत क्या हो रहा है, दोस्त ने बोल दिया ये फंड्स ले लो, वो सोच रहा मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग हो रही है, नहीं सर, आपने सिर्फ इन्वेस्ट करा, इंश्योरेंस तो अभी ली ही नहीं आपने, मैं तो अभी उस पर आ ही नहीं रहा, वो तो हम इन फ्यूचर कभी सेशन उस पर कर लेंगे, बट अभी तो हम लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट वाले मोड में है। बट एक फाइनेंशियल प्लानिंग करते टाइम इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका क्वेश्चन था मैं उससे सहमत हूँ, 100 करोड़ भी बन सकता है, 200 करोड़ भी बन सकता है, 1 करोड़ 20 करोड़, मैंने बहुत क्लाइंट्स को देखा है बनाते हुए, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने बनाया भी है पैसा, बट बहुत मुश्किल है। क्यों? कंटिन्यू रखना क्लाइंट को, इन्वेस्टेड रहना, डिसिप्लिन। और स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स की लाइफ में क्या है? डिसिप्लिन। उसी तरह एसआईपी में यही तो खास बात है एसआईपी की, कि एसआईपी ना लाइफ में डिसिप्लिन ला देती है, पर लोगों का डिसिप्लिन अगर टूटेगा, डर के टूट जाएगा कि यार मार्केट करेक्ट होगी मैं निकल रहा हूँ, कहां से आप वेल्थ क्रिएट करोगे? और आपको भी पता है सर, डेटा यही बोलता है, जिन्होंने करेक्शन में पैसा रखा, पैसा लगाया करेक्शन में, या करेक्शन को फेस करा, डरे नहीं, उन्होंने ही वेल्थ क्रिएट करी है, और किसी ने नहीं करी वेल्थ। अच्छा, ये सब बातों से कि भाई SIP बहुत अच्छा है, उसमें लमसम भी डाल देते हैं, म्यूचुअल फंड से हम लोग करोड़पति बन सकते हैं, पर कोई शाणा आदमी निकलता है और बोलता है कि एक काम करता हूँ मैं ना म्यूचुअल फंड में नहीं करता, मैं डायरेक्टली स्टॉक्स में SIP करता हूँ। तो ये जो 15-15 और ये जो 15 का फॉर्मूला था, या फिर जो करोड़पति बनने का सपना था,
ये क्या स्टॉक से माध्यम एसआईपी और स्टॉक के माध्यम से बना जा सकता है? सर अगर मेरे से कोई ये पूछे कि स्टॉक्स बेटर एमएफ बेटर, तो ऑब्वियस ही बात है स्टॉक्स तो बेटर ही है। देखिए अल्टीमेटली जो वेल्थ क्रिएट हो रही है वो भी तो आपकी स्टॉक्स के बेसिस पे ही हो रही है एमएफ में। म्यूचुअल फंड में भी तो स्टॉक्स ही है। स्टॉक्स हाँ। ही है, स्टॉक्स अल्टीमेटली बेटर है, बट वो सबके लिए नहीं है जिन्होंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा हुआ है। आप और मैं अगर मार्केट में अगर आज भी चले जाएंगे ना, अपने किसी दोस्त यार से मिल लेंगे या कोई क्लाइंट से मिल लेंगे, उनके एक बार पोर्टफोलियो चेक कर लेना। सर अभी रिसेंटली मैं क्लाइंट से मिला, मतलब क्लाइंट तो नहीं कहूंगा, क्लाइंट के दोस्त है, उससे मिला, उसके साथ बैठा हुआ था। मैं कहा सर, कहता ये पोर्टफोलियो एक बार चेक कर लो ऐसी। तो बातों बातों में देखा सर 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हुए हैं, 12 लाख बचे हैं। अब उसकी क्षमता ही नहीं है कि 8 लाख के लॉस के बाद टेंशन में है यार सर मेरे को पता नहीं है। फिर उसने यही बात बोली, जुआ है ये सब, जुआ है। आ और गया ना कितने वो, स्टॉक्स थे उसके पास? पता नहीं 30-40 स्टॉक रखे हुए हैं, ओवर डाइवर्सिफिकेशन। कुछ भी डाला कुछ भी। हुआ है। मैंने कहा ये वाला स्टॉक कहां से चूज करा, वो रील आ रही थी, कोई बोल रहा था ये ले लो वो ले लो। तो स्टॉक से अल्टीमेटली जो वेल्थ बनती है वो हमारी स्टॉक से ही बनती है, स्टॉक मार्केट से ही बनती है। बट स्टॉक मार्केट हर किसी के बस की बात नहीं है, बहुत ज्यादा रिस्क भी है वहां पर। पैसा मैंने लोगों को बहुत ज्यादा गिरते हुए देखा है, नेगेटिव होते हुए देखा है। क्या आप वो नेगेटिव पैसे को देख सकते हो? आपकी क्षमता है? नहीं है तो चुप करके म्यूचुअल फंड को दो। क्यों? क्योंकि जब आपके स्टॉक डाउन होंगे ना, मैं गारंटी कर सकता हूं आप उसको बेचोगे नहीं। और ये मैंने अपने साथ भी देखा है, हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो। बहुत बार हमारे स्टॉक जब नेगेटिव जाते हैं, हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती उसको बेचने की, यार रिकवर करेगा तब बेच दूंगा। बट म्यूचुअल फंड क्या है, वो बेच देता है। उसको पता चल गया ना, अगर मैंने गलत डिसीजन ले लिया है, वो बेचेगा, दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देगा, तो उससे एवरेज निकल आती है उसका पोर्टफोलियो। अभी पीछे क्या हुआ, न्यूज आई, एक स्टॉक गिरा, इंडोसिंड बैंक। जब इंडोसिंड बैंक गिरा ना, absolutely. तो एक म्यूचुअल फंड स्कीम ने बहुत सारे इंडसइंड बैंक में इन्वेस्ट करा हुआ था। भाई सब ट्विटर पे हल्ला मच गया कि भाई इंडसइंड बैंक गिर गया है, ये वाली स्कीम खराब है, ये वाली स्कीम खराब है। स्पेशल उनका रिप्लाई आया स्कीम का कि भाई साहब हमारी जो इन्वेस्टमेंट अगर इंडसइंड बैंक गिर भी गया ना, तब भी हमारे पोर्टफोलियो को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उतना ही पैसा हमने और बड़े सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा हुआ है। तो एक दो स्टॉक अगर पूरे जीरो भी हो जाएंगे ना, तब भी म्यूचुअल फंड को प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट अगर आपके 2-3 स्टॉक भी जीरो हो गए ना, आपने पैसा ही निकाल देना है। हाँ। कहां डाल दिया मैंने कि पैसा? मेरे पास तो 6 स्टॉक्स है, उसमें से एक इंडसइंड है, मेरा तो 25% पैसा मर फिर? गया। बट मैं क्या कह रहा हूं, एक आम बंदे ने अगर रील्स देख के या वीडियोस देख के उसने पोर्टफोलियो बनाया, उसके 2 स्टॉक भी जीरो हो गए या अगर नेगेटिव चले गए ना, 78 जेंसोल जैसा अगर हाल हो गया, मैं कह रहा हूं वो सर स्टॉक मार्केट में आएगा ही नहीं, गारंटी करता हूं। 4 लोगों को और लेके जाएगा। तो उससे बेटर है डायरेक्टली 5वां गियर मत डालो, बेटर है एक फर्स्ट गियर आप ये- सेकंड गियर में आप ये रहो। बात- म्यूचुअल फंड्स इज इनफ फॉर मेकिंग वेल्थ। आप ये सेम बात ना शुरुआत से कह रहे हो, मेरा ना दिमाग में बैठ गई है कि म्यूचुअल फंड इज द फर्स्ट एंड सेकंड गियर, ठीक है। डायरेक्ट गोइंग इनटू द स्टॉक्स इज द फिफ्थ गियर। फिफ्थ गियर कह लो, या जब आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। तो देख लो, देखिए जब आज मेरे को 7 साल हो गए, मार्केट 7 नहीं 8 साल हो गए, मैं 2017 से ट्रेड कर रहा हूँ। आप हो सकता है मेरे से पहले कर रहे हो, सेम है ना? सेम सेम, ठीक है, 17। आप और मैं म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, पॉसिबल है। आप और मैं स्टॉक्स कर रहे हैं, पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमें म्यूचुअल फंड भी समझ आ चुका है कि कितना रिस्क है, स्टॉक्स भी समझ आ चुका है। बट जो आज पहली बार अपना पैसा कभी नहीं डाला शेयर बाजार में, वो डायरेक्ट ही अगर, और इसमें भी डायरेक्ट अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस अरे या लुट गया। ऐसी जगह डाल दे, क्या हाल होगा उसका, आप भी जानते हो। सही बात है। इसीलिए मैं बोलता हूँ फर्स्ट गियर सेकंड गियर म्यूचुअल फंड तक ही रहो। आगे जाना है, जब आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, रिस्क एपेटाइट बढ़ जाएगा, आपको पता है कि भाई मैं अब रिस्क ले सकता हूँ, अगर मेरा कुछ पैसा नुकसान भी हो तो मुझे टेंशन नहीं, तब लो आप रिस्क। कौन मना कर रहा है आपको स्टॉक्स में डालने? कौन मना कर रहा है? आप पीएमएस सर्विस लो, एआईएफ सर्विस लो। पीएमएस एआईएफ म्यूचुअल फंड से भी ऊपर है। नहीं तो अपना पैसा खुद मैनेज करो या किसी एडवाइजर से लो, बहुत सारी चीजें हैं, वो अलग मैटर। तो अभी आपने ना स्टार्ट में ये बोला था कि ये स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड बना किस लिए है, तो आपने बताया इन्फ्लेशन बीट करने के लिए। बट अगर हम देखें इसका अदर पर्सपेक्टिव देखें कि जो हमारे लोग, हम जैसे लोग जो आते हैं स्टॉक मार्केट में आते हैं, वो आते इसलिए हैं ताकि हम पैसा कमाएं, एक अच्छा खासा रिटायरमेंट हो कि भाई 40 या 50 साल की उम्र या 60 साल की उम्र जब हम रिटायर हो तो हमारे पास एक अच्छा खासा कॉर्पस हो। तो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि यार ये जो कॉर्पस को बिल्ड कैसे करा जाता है और व्हाट इज द राइट अमाउंट, कि भाई आपने बोला 15,000 इंटू 15 से आप 1 करोड़ तक पहुंचोगे, तो मैं कैसे जानूं यार मेरे लिए 15 इज द राइट अमाउंट या 40 इज द राइट अमाउंट, या मेरे पास 40,000 है ही नहीं, मेरे पास तो 35,000 है, दैट इज द राइट अमाउंट। ये एक इंडिविजुअल कैसे असर्टेन कर सकता है? देखिए ये जो इंडिविजुअल कैसे पता करेगा, इसके लिए कहीं ना कहीं उसको, अगर वो खुद कर सकता है तो वेल एंड गुड, मैं बता भी दूंगा खुद कैसे करना है। नहीं कर सकता, जब वो किसी एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठेगा ना, उसकी डिस्कशन पे ये सभी बात होती है। क्या बात होगी, कैसे खुद कैसे कर सकता है। मैं 30 इयर्स हूँ, मैरिड हूँ, एक बेटा है मेरा,
एज्यूम कर लो, ठीक है जी। मेरे को पता है जी, मेरे को यहाँ से रिटायरमेंट लेनी है 60 की एज पे। आज का मेरा महीने का खर्चा है 1 लाख रुपए। मैं फटाफट जाऊंगा गूगल पे, एक रिटायरमेंट कैलकुलेटर डालूंगा, वहां पर लिखूंगा 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, 60 की एज पे कितना मुझे पैसा चाहिए, वो अपने आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करके मुझे बता देगा। मुझे पता चल गया कि इतना पैसा मुझे चाहिए, वो कॉर्पस चाहिए, और वो कॉर्पस से ही मेरे को एचडब्ल्यूपी कैसे करनी वो तो मैं आपको बताऊंगा। इतना कॉर्पस चाहिए जिससे हर महीने मेरी एक इनकम आ सके, और इतनी इनकम के लिए मुझे कितनी एसआईपी करनी है ये मुझे पता चल जाएगा। तो ये एक मेरे को तरीका पता चल गया कि एसआईपी कितनी करनी है। सेकंड, मेरा बेटा है, मुझे पता है 20 साल बाद एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। मेरा बेटा कहीं बाई चांस बोल दे पापा डॉक्टर बनना है, मैं मना थोड़ा करूंगा, चाहे 2 करोड़ क्यों ना लग जाए, मैं बनाऊंगा उसको डॉक्टर, ठीक है। अब आज अगर मान लो 1 करोड़ लग रहा है, तो अगले 20 साल बाद तो गारंटी है 3-4 करोड़ तो लगेगा। तो मैंने वहां एक आइडिया लगा लिया कि अगर 4 करोड़ रुपए मेरा लगेगा तो इतने की एसआईपी मेरी होनी चाहिए 4 करोड़ पहुंचने के लिए। तो गोल बेस एसआईपी पे हमको Yes, फोकस करना है। हमें फोकस ही गोल बेस पे और करना अभी है। तक लोग क्या कर रहे थे, इंस्टाग्राम ही सब देख के, भाई 2000 पड़ा है डाल सर, देते, अगर 5000 पड़ा आप डाल देते हैं। वीडियोस देख के, मैं आपके फॉलोअर्स को बोलना चाहूंगा, अगर वो वीडियोस देख के अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं ना, तो वो वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएंगे। अपना गोल देख के वेल्थ क्रिएशन बनाओ। होगी या तो वो प्रॉपर किसी एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। मैं ये इसको इसलिए नहीं प्रमोट कर रहा कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं, प्लीज नोट, मैं अपने लालच के लिए नहीं कोई प्रमोशन कर रहा, बट मुझे पता है कि मैंने बहुत लोगों को देखे नुकसान करते हुए, और जो बेटर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर से जाते हैं सर, वो पैसा बना लेते, मैं सही बता रहा हूँ, वो पैसा फिर भी बना लेते हैं एज कंपेयर टू जो खुद डायरेक्ट गए हुए हैं। मैंने ये डेटा देखा है। मैं यहाँ पर उन लोगों को नहीं बोल रहा जिनको आता है, जिनको आता है उनको डायरेक्ट बहुत अच्छी चीज है, मैं जाओ डायरेक्ट, क्यों नहीं जा रहे आप, क्यों किसी एडवाइजर को पैसा दे रहे हो, बट जिनको नहीं आता वो क्यों मास्टर बन रहे हो आप। जिस फील्ड अब सर ये कैमरामैन बैठे हैं, इनको नॉलेज है वो मुझे नहीं है, और जो मुझे है वो इनको नहीं है, तो मुझे कैमरे का कुछ काम होगा, मैं अगर खुद कैमरामैन बनने जाऊंगा तो कैमरा ही तोड़ के आऊंगा। ऐसे बात है। तो यहाँ पर ये समझना होगा लोगों को। तो अब आते हैं गोल बेस्ड एसआईपी, हमें समझ आ गई कि गोल के बेसिस पे एसआईपी डिसाइड करो। रिवर्स अच्छा, वो नंबर कैसे आएगा? जैसे फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल लेके हम लोग देख देखो सकते मैं हैं। तो वैसे सिंपल बोलता हूँ, आज की यूथ है, हाँ, मान लो 25 की एज होगी, 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, 20% तो करो यार। आज 20 करना स्टार्ट करोगे, कल को जाके 30 पे पहुंचोगे, 30% मतलब 30,000 की एसआईपी पहुंचोगे। आज 20 से स्टार्ट तो करो। मैं आपको बताऊंगा 20% भी नहीं लोग करते। 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, 2,000 रुपए की एसआईपी करते हाँ, हैं। ये मेरे साथ हुआ हुआ लोगों को हाँ, मैंने भी देखा है। 20% ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग इन हैंड। इन हैंड। दूसरा मेरा तो एक और मानना है सर, एक्सपेंसेस तो बाद में करना, पहले इन्वेस्टमेंट करो जितना कर सकते हो, बचा लो भाई। रिच जितना डैड में भी बचा है। सकते हो। देखिए अगर मेरे पास 1 लाख रुपए आया और मैंने बोल दिया कि मैं 30,000 रुपए डाल दिए मैंने, अब मुझे पता है 70 बढ़े हैं, अब 70 से ही जो करना है मुझे करना है। उसमें मेरे को अपनी वांट्स भी है, नीड्स भी है, घर का रेंट भी हो सकता है, या घर के जो भी खर्चे, सब कुछ है। इवन रिच डैड में भी है कि भाई जो रिच होते हैं दे पे देमसेल्व्स फर्स्ट, हाँ, पहले अपने पे बिल्कुल, इन्वेस्ट करो, उसके बाद बिल्कुल। अपने खर्चे पे Right. फोकस तो करो। अपने ऊपर ही तो ग्रोथ भी सबसे है, जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सब सर। कुछ है। तो 20% तो मिनिमम करिए, उससे ज्यादा कर सकते हो वेल एंड गुड। अभी नहीं कर सकते, छोटी एसआईपी स्टार्ट कर दो, हर साल बढ़ा देना, कौन मना कर रहा है आपको। कभी भी बढ़ा सकते हो, कभी भी कम कर सकते हो, कभी भी स्टॉप कर सकते हो। यही तो बेनिफिट है म्यूचुअल फंड का, कि आपके पास नई पैसे आ रहे, 3 महीने पॉज कर दो। तो बेसिकली हमने ना रिवर्स इंजीनियर कर लिया कि मेरे को उस टाइम पे कितना चाहिए, वो सब गूगल कैलकुलेटर पे हो जाता है। हो सकता है कि हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी डाल देंगे। मैं आपको लिंक शेयर कर। ठीक है, आप मेरे को लिंक शेयर करना, हम लोग ना डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि मुझे कल वहां पहुंचने के लिए आज मैथमेटिकली क्या साउंड है, उसमें हम लोग थोड़ा रिस्क भी मैनेज कर लेंगे कि कोई खराब मार्केट रही, ऐसा भी होगा कोई अच्छी मार्केट आएगी, तो ये सब कुछ हो जाएगा। और इसके वे में हम लोग अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। रिटायरमेंट, एजुकेशन प्लानिंग बच्चों की, अच्छा। और आपके काफी सारे गोल्स हो सकते हैं, हाउस होम खरीदना है, मतलब बहुत सारी चीजें। अच्छा, एक चीज अच्छी लगी एसआईपी से कि भाई हम ना केवल रिटायरमेंट ही नहीं प्लान कर रहे हैं, हम अपने छोटे छोटे स्मॉल गोल्स के लिए भी, जो 10 साल 12 साल के गोल्स हैं, उसके लिए भी हम एसआईपी प्लान कर सकते हैं। आप 2 साल के गोल के लिए भी कर सकते हो प्लान। अच्छा, अच्छा, वो मैं एक कैसे और करते idea हैं आप देता ये हूँ। बताओ आप। अच्छा, क्योंकि चलो, आप तो बोले 2 सालों में भगा देते हैं हाँ, 2 साल का तो भगा दिया था नहीं, आपने। समझो बात को। अच्छा। आप सब सपोज करो मेरे पास आए जिसके लिए जी मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, तो मैंने आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे दी। जी। प्रीमियम आया मान लो 1 लाख रुपए या 1,20,000 रुपए, चलो 1,20,000 रुपए आया। अब आपको पता है हर साल मेरा ये खर्चा है 1,20,000 तो चाहिए ही चाहिए। 1,20,000 का कौन सा प्रीमियम दे रहे हो भाई आप? मान लो आप पूरा फैमिली कितने? प्लान ले अच्छा, लो। फैमिली एक- प्लान, हाँ मैं हाँ। एक- अच्छा, हम लोग एक का assumption ले ये रहा हूँ, देखो। सिंगल आदमी Obvious सी सिंगल बात तो है, ये सोच single रहे person के लिए 15,000 का Yes, प्रीमियम yes. मैं एक Selfish. assumption ले My रहा हूँ bad. कि एक फैमिली प्लान लिया Selfish. और ज्यादा अमाउंट का आपने इंश्योरेंस ले लिया हाँ, जैसे, हाँ। या एक लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले ली जिसपे आपका 1,20 प्रीमियम आ रहा है। अब आपको पता है हर साल 1,20 तो चाहिए ही चाहिए, कहाँ से लाऊं यार 1,20? मुझे पता है अगले साल फिर आ जाएगा, और बाई चांस अगर मैंने कलेक्ट नहीं करे, आपने क्या करा, जिसकी रीति कोई सोल्यूशन है, मैंने कहा हाँ सर है सोल्यूशन,
1 साल की SIP कर दो। आपने कहा 1 साल की कौन सी SIP होती है? मैं कहा होती है, बिल्कुल होती है। मैंने आपकी मान लो लिक्विड फंड में SIP डाल दी, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में SIP डाल दी। वहाँ क्या हुआ, 10,000 की SIP कर दी, आपके पास अगले 1 साल बाद जैसे ही आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आया 1,20,000 प्लस जो भी आपको उसका रिटर्न मिला वो आ गया, आपके अकाउंट में दोबारा क्रेडिट हो गए, वहां से आपने हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम दे दिया। आपका गोल अचीव हुआ नहीं हुआ? एब्सोल्युटली राइट। मतलब 1 साल 2 साल के लिए भी SIP करा जा सकता है। अब आपने 2 साल बाद एक बाइक लेनी है, आपने हाँ। 15,000 रुपए की SIP कर दी, उसको इक्विटी में नहीं करना। अच्छा। हाँ। शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी इज नॉट फॉर शॉर्ट। ये तो तो ये किस बेसिकली में जाएगा बात हो ये? गई, टेक फंड्स। ये Debt तो fund। बेसिकली हो गया कि ना कि अगर इन छोटे गोल के लिए, गाड़ी बाइक के लिए मैं पोस्ट नहीं कर रहा कि आज ले लो फिर EMI भरते रहो, हाँ। उसमें आप ज्यादा दोगे, लेकिन वही 2 साल के बाद अगर आपको बाइक लेनी है, गाड़ी लेनी है, पहले ही और पहले पहले EMI हाँ, कर लो ऊपर ना से भाई। ये 1-2 साल वाला नहीं पता था, which is सर good। एक और मैं जाता हूँ जब क्लाइंट के पास, गोल तो ओरिएंटेड SIP। SIP, वाह अब इसका एक क्या और बात आंसर है। देता हूँ आपको। मैं एजुकेशन प्लानिंग करवाता हूँ जब बच्चों की, अपने क्लाइंट के पास जाता हूँ तो मैं क्लाइंट से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सर आज आपका बेटा 1 साल का है, 18th की एज पे आपको पैसा चाहिए, आज इन्वेस्ट कर दो मेरे साथ, आपको मिलेगा इंटरेस्ट। क्या आपको ये चाहिए या 18th की एज पे जाकर मैं आपको लोन ले दूं और आप इंटरेस्ट पे करो? आप इंटरेस्ट पे करो। हाँ 99% क्लाइंट जो होते हैं मेरे, वो Option बोलेंगे नहीं one। सर पहले इन्वेस्ट करा दो, जो इंटरेस्ट मेरे को मिलेगा वही मुझे चाहिए, आप इन्वेस्ट करवा दो, मैं तैयार हूं। 1% मेरे पास कभी कभार थोड़े आ जाते हैं क्लाइंट, वो कहते हैं नहीं सर हम 18 की एज पे देख लेंगे, वहां हम उठ के चले जाते हैं। काम ही नहीं करना ऐसे क्लाइंट के साथ। मैं ना, मेरे known में ना, I have a big impact on me of Baniya people. They have big business mindset. भाई also big Baniya सर people मैं एक business और चीज mindset. बोलता हूँ यहाँ पे, बनियों के लिए और मारवाड़ियों के लिए मेरी तरफ से बहुत ज्यादा ह्यूज रिस्पेक्ट है, उसका भाई। रीजन बताता हूँ। मेरा भी जो माइंडसेट चेंज हुआ है, मैं ऐसे नहीं, मैं मनी माइंडसेट शुरुआत से था, बट आज क्योंकि हम पंजाबी सिख बंदे ना, हम थोड़े दिलदार बंदे थोड़े- होते हैं, है ना? ले भाई। हाँ, थोड़ा वो उस चीजों में नहीं करते। हाँ। बट जब मैं अपने कॉलेज में गया ना, तो मेरे कॉलेज में बनिए ज्यादा थे, मारवाड़ी ज्यादा थे, तो मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरा आज भी ग्रुप उन्हीं के साथ है। तो वहां जो मुझे एक्चुअल पैसे की वैल्यू समझ पता आए। चली ना, और जो उनके आइडियाज पता चले, अमेजिंग थे। वहां से मेरा माइंडसेट थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि उस दौरान ही मैं ट्रेडिंग में आया था, उसी दौरान मैं इन्वेस्टमेंट में ज्यादा फोकस कर रहा था। मेरा माइंडसेट अगर किसी ने चेंज करा तो मेरे बनिए हाँ। दोस्तों ने और मारवाड़ी दोस्तों मैं ने। एक छोटा तो वो सा- अगर ऐसा ये देखेंगे ना पॉडकास्ट तो वो खुश होंगे। मैं कमेंट करना इनके दोस्त कौन-कौन थे। नहीं मैं एक बड़ा अच्छा किस्सा बताता हूँ। आप ही की बात से ना मुझे याद आया, यहाँ तो पहले 18 साल तक तुम पैसे जोड़ लो, एजुकेशन तुम एक काम करो, अभी पैसा जोड़ लो और इंटरेस्ट बजा लो। इंटरेस्ट अगर आप 10 साल का 5 साल का लोन ले रहे हो ना, आपका इंटरेस्ट कम से कम नहीं तो हाफ ऑफ द एजुकेशन लोन हो जाता है, ठीक है? तो पहले कर लो ना वो 18 साल। बिल्कुल। तो उन्होंने ना मुझे, मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि अब हाउ बनिया लाइक्स टू स्पेंड ऑन वेडिंग, यू गेट दैट बेटर, दे लाइक टू स्पेंड ऑन देयर वेडिंग्स, परफेक्ट, अपनी अपनी चॉइस है। Right. तो वो लोग क्या करते हैं, उनको अब घर में उनकी बेटी हुई, बेटा हुआ कि उनको 25 26 27 साल की उम्र में शादी करनी है। तो जिस दिन उनके घर में बेटा या बेटी पैदा होती है ना, वो क्या करते हैं, उनके पास जो भी अमाउंट पड़ा है ना, उसका एक प्लॉट लेके रख देते हैं, उसका एक बिल्डिंग लेके रख देते हैं। ये कब बेचूंगा? जब 25 साल के बाद इसकी शादी का दिन आएगा ना, मैं इसको बेच दूंगा। मेरा शादी का एक्सपेंस उस टाइम पे जब मैंने इन्वेस्ट किया, प्लॉट पड़ा मुझे 30 लाख रुपए का, और 20 साल के बाद तो 1.5 करोड़ हो जाएगा। उतना खर्चना नहीं खर्चना आपकी मर्जी है, लेकिन आपका शादी का एक्सपेंस आज निकल आया, एप्रिसिएशन हो गई, मुझे टेंशन ही नहीं कोई। आई लाइक दिस अप्रोच। अच्छा, एक डिस्क्लेमर है कि ये केवल शादी के लिए नहीं होता है, पढ़ाई के लिए भी किया जा सकता है। पढ़ाई के लिए किया ये जा नहीं कि सकता मानस है। कह रहे हैं, देखो जब की शादी हो रही नहीं, है। नहीं यार, सबका अपना सर अपना है, ऐसे ही शादी मेरे के लिए क्लाइंट होता है। है, मेरे को वो मेरे बेस्ट क्लाइंट लगते हैं। वैसे तो वो मेरे रिलेटिव भी हैं, बट मेरे बेस्ट क्लाइंट क्यों मैं बोल रहा हूँ, 60 प्लस हो चुके हैं, फुल एंजॉयमेंट करते हैं अपनी लाइफ, काम में पीछे नहीं हटते, रोज सुबह आज भी शॉप पे जाते हैं। बट उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है अपने लिए, हर साल कोई ना कोई उनकी, हर साल में 2-3 इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो जाती है, पैसा आता है, घूम के आ जाते हैं। मैं कहा यार लाइफ हो तो ऐसी, आप आज इन्वेस्ट नहीं करें ना, कल आप पछताओगे सर, मैं गारंटी करता हूँ आप पछताओगे। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोगों को देखा है, सही से फाइनेंशियल प्लानिंग जिन्होंने नहीं करी, उनको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आई है। तो आज जब यंग हो, समझो कहाँ पैसा खर्चना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना रखना है, ये आपको समझना पड़ेगा। एसेट लायबिलिटी समझनी पड़ेगी। एसेट वो चीज जो पैसा आपकी पॉकेट में ला के दे, लायबिलिटी वो जो आपकी पॉकेट से निकाले। फोन आपके लिए एसेट है या लायबिलिटी है, ये आपको समझना पड़ेगा। फॉर अस, हमारे लिए फोन टैब हमारे लिए एसेट है, क्योंकि हम तो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उससे। बट अब मेरे पास इनकम है नहीं, बट EMI में मैं एप्पल का 1.5 लाख का फोन ले आया दोस्तों को शो ऑफ करने के लिए, वो ऐसे नहीं चलेगा। तो माइंडसेट तो चेंज करना पड़ेगा।
तो ये माइंडसेट मेरे को कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों से मिला, तो मेरे को ऐसे माइंडसेट से ही हमें कहने का मतलब हम आगे बढ़ते हैं। भाई तो- मुझे आपने एक माइंडसेट दिया है, यू कैन रिप्लेस योर EMI विद योर सिप। हाँ, थैंक यू, very थैंक यू, nice. थैंक यू फॉर दैट। सही से नहीं चलो हम पहुंचा देते हैं। थैंक यू फॉर दैट, वेरी गुड। तो भाई अपना SIP अमाउंट क्लियर हो गया, हमको पता चल गया SIP करना है, हमको पता चल गया हमको इतने अमाउंट के SIP करना है, हमको पता चल गया इस म्यूचुअल फंड में SIP करना है। अब ये बताओ, इतना सारा पैसा मैंने बढ़ा दिया, करोड़ों रुपए मेरे दिख रहे हैं यहाँ से 40 साल बाद एक्सेल शीट पे भी दिख रहा है, 20 साल बाद एक्सेल शीट पे भी दिख रहा है, और अगर कोई आदमी 20 साल तक रहेगा और उसको दिखेगा कि हाँ भाई मेरे पास 5 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ दिख रहा है। अब इसका मैं करूँगा क्या? इसको निकाल के कोई धंधा करूंगा, बिजनेस करूंगा, इसको निकाल के जैसे आपके क्लाइंट से घूम के आए ऐसा करूंगा, शादी कराऊंगा किसी बच्चों की अपने, या करेंगे क्या उस 10-12 करोड़ का? चलो आंसर भी देते हैं रियल लाइफ एग्जांपल पे। मेरे क्लाइंट है, मेरे पास तो SIP बाद में शुरू हुई, पहले कहीं और से कर रहे थे किसी डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से। अच्छा पैसा इन्वेस्ट करा। अच्छा देखिए, SIP करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है, या इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप अपना एंजॉयमेंट करना छोड़ दो। हाँ, जोड़ते जोड़ते रह जाओ ये बस, चीज भी हाँ। नहीं करनी। मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ना हो सिर्फ ही एंजॉयमेंट ही होता रह गया लाइफ में, और जो जरूरी चीजें थी वो रह गई। ये ना हो, जरूरी चीजें पहले, बाद में साथ के साथ एंजॉयमेंट, घूमना वूमना सब करो, मैं मना नहीं कर रहा। मेरे क्लाइंट हैं, बेटी की शादी करी, म्यूचुअल फंड से पैसा आया, म्यूचुअल फंड से शादी कर दी पूरी। सोचो कितना पैसा म्यूचुअल फंड में उनका बना होगा। बेटे की शादी करनी है, म्यूचुअल फंड से पैसा आने वाला है, वो पहले ही एग्जिट कर लेते हैं। गोल आने से पहले ही पता है कि 2 साल बाद अब बेटी की शादी है, म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लिया, अब उनका कॉर्पस तो बन चुका है। देखिए यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन बोला था ना, मेरे पास भाई 40 साल बाद मुझे नजर आ रहा है इतना कॉर्पस, तो समझ लो उन्होंने 30 साल पहले SIP स्टार्ट करी थी, अब 30 साल बाद उनका कॉर्पस उनको नजर आ चुका है। अब टाइम आ गया उनकी बेटे की शादी का, या बेटा बोल रहा है मेरे को बिजनेस करना है, या बेटा बोल रहा है मुझे घूमने जाना है, तो अगर फादर ही पैसा दे रहे हैं तो उनके पास कॉर्पस पड़ा हुआ है। अब उसी में से वो एग्जिट कर रहे हैं, 1 साल 1.5 साल पहले एग्जिट कर लेते हैं, जिससे वो करेक्शन की प्रॉब्लम भी ना आए। पहले ही एग्जिट करके FD में रख दिया, 1 साल बाद FD की मैच्योर हुई, बेटे की शादी पे लगा दिया, बेटे के घूमने जाने पे लगा दिया, या बेटे को अगर बेटी की शादी है उनके घर पे कुछ दे दिया। कहने का मतलब 10 चीजें आप कर सकते हो। अब आ जाओ, मैंने आपको बताया कि मेरे पास ना, देखिए 60 की एज के बाद, रिटायरमेंट के बाद मैं सब रिटायर होंगे। रिटायरमेंट का मतलब है कि एक्टिव वर्क से हमें हटना पड़ेगा। पैसिवली हम जो मर्जी करें, हो सकता है हम अपने कोई रेस्टोरेंट खोल के बैठ जाएं वहां पर, वो अलग चीज है, बट मुझे एक डिसेंट इनकम चाहिए, सो दैट कि अगर आज मैं जो लाइफस्टाइल जी रहा हूं, सेम लाइफस्टाइल मैं 61 की एज में भी जीऊं, 62 की एज में भी, गिवन दैट बिना काम करे। बिना काम करे। हाँ, वो तब पॉसिबल हो सकता है जब मेरे पास रिटायरमेंट कॉर्पस हो। तो आपने मेरी बात मानी, मैंने भी मान लो किसी एडवाइजर की बात मान ली, मेरे और 2-3 लोग हैं उन्होंने भी मान ली, सबने अपनी SIP शुरू कर दी। 60 की एज में देखा हम लोगों का इतना कॉर्पस बन गया। अब हमने वो कॉर्पस को क्या करा, अब यहाँ पर डिसीजन बहुत दिमाग से लेना है। एक गलत डिसीजन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मैंने देखा कि मेरे पास भी 10 करोड़ बने हुए हैं, आपके पास भी 10 करोड़ बने हैं, एक और पर्सन है उसके पास भी 10 करोड़ बने हैं। हमने क्या करा, 10 करोड़ में ना एग्जिट कर लिया, मतलब इक्विटी से पैसा निकाल लिया। कहाँ डाल दिया? हो सकता है बैलेंस कैटेगरी के फंड में डाल दिया, जो इक्विटी डेट दोनों है, या हो सकता है कि हम कोई डेट हाइब्रिड कैटेगरी के फंड डाल दे जिसमें डेट का पोर्शन ज्यादा है, इक्विटी कम है। इक्विटी है बट कम है। ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, जब मैं ऐसे फंड में पैसा डाल दूंगा ना, एक तो मैं ऑलरेडी कमा के बैठा हूं उन फंड्स में, प्लस मैंने इन फंड्स में पैसा डाल दिया, तो मुझे एक डिसेंट 8 से 10% का रिटर्न आता रहेगा। अब खेल शुरू होता है SWP का। अब मैंने SWP क्या क्या है? करा, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ओके, मैं हर महीने 10 करोड़ में से मान लो 5 लाख रुपए विड्रॉ कर लेता हूँ, या 2 हर लाख महीना? रुपए विड्रॉ कर लेता हूँ। तो मेरे फंड्स जो 10 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है डेट हाइब्रिड कैटेगरी फंड में से, हाँ। वहां से हर महीने एग्जिट होते हैं, 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। अब मैं जो मर्जी करूं, यहाँ पर इच्छा है आपकी। आप चाहो तो म्यूचुअल फंड से भी पेंशन बना सकते हो SWP के थ्रू। आप चाहो वो 10 करोड़ रुपए जब आपने एग्जिट करे, 5 करोड़ म्यूचुअल फंड में डाल के वहां से आधा पैसा वहां से ले लो, 5 करोड़ में FD कर दो, कि जिससे वो फिक्स्ड आता ही रहे। सेफ है। बट प्रॉब्लम क्या होगी, FD में जो ब्याज आएगा, अगर मैं आज के सिनेरियो की बात करूं, वो आएगा 6-7%। हो सकता है डेट हाइब्रिड फंड, जहां पर डेट का पोर्शन ज्यादा है, इक्विटी कम है, स्टिल वो आपको 8-9% रिटर्न दे रहा हूं। इसमें हम आपको एक इंटरप्ट करेंगे, जैसे अगर हम यहाँ से 20 ईयर्स 30 ईयर्स डाउन द लाइन की बात कर रहे हैं, इंडिया हमको हम एज अ ग्रोइंग इकोनॉमी देखते हैं, तो जैसे जैसे डेवलपिंग नेशन डेवलप नेशन की ओर जाते हैं, जिसमें इंडिया डेफिनेटली 20-30 ईयर्स में वहां बिल्कुल, तक पहुंच बिल्कुल। जाएगा, तो इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट जो बैंक हमको प्रोवाइड FD करती कम है होंगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। होंगी। तो अभी आपने जो बोला 6%, 6.5%, वो ऑटोमेटिकली मैंने आज 1.5 के से सिनेरियो, मैंने 2% बोल दिया कि आज के सिनेरियो पे। पर जसकीरत भाई,
हम लोग बात करें 10 करोड़ की भविष्य के, ठीक है, वहां से हम निकाले 2 लाख रुपए महीना। आज 2 लाख रुपए महीना बहुत बड़ी अमाउंट लगती है, बढ़िया मस्त जीवन बढ़िया मस्त निकल जाएगा 2 लाख रुपए महीना से। बट उस टाइम पे 2 लाख रुपए को इन्फ्लेशन अगर 20 या 30,000 करेंगे तो भाई आज के हिसाब से 30-40 हजार रुपए, और 30-40 हजार रुपए अभी जी रहे वैसे जी रहे होंगे। नहीं, देखिए यहाँ पर एक और ना लोग गलत पॉइंट ले जाते हैं। देखिए अभी 2 लाख सिर्फ मैंने एग्जांपल लिया, अच्छा, हर पर्सन के लिए रिटायरमेंट का अलग एक मैटर है। अभी तो बहुत सारे ज्ञानी आते रील्स में, मैं देखता हूँ, अरे इन्वेस्ट ही करते रह जाओगे, एंजॉय कब करोगे, या ऐसे भी लिख देते हैं कुछ तो 10 करोड़ का क्या करोगे रिटायरमेंट में जाके। हाँ, भाई तुम्हें नहीं जब पता, पैर खराब हो जाएगा। जब मैं 60 की एज पे लोगों को देखता हूँ ना, पैसा नहीं है, दिल दुखता है। दिल दुखता है सर। आप अपने बस एक बार सोसाइटी के आसपास देख लो, और मैं आपको बताता हूँ दिल क्यों दुखता है। बच्चे पूछते भी नहीं है, हमारा प्लान नहीं किया, प्लान ही नहीं और किया। कुछ अपने लोग भी रहते हैं जो हम लोग जानते हैं, जिनको इमीडिएटली जानते हैं, हाँ भाई ऐसा हो रहा है उनके साथ। मैं आपको जब मैंने बोला ना, आप देखो अपने आसपास, आपको अपने माइंड में याद आ रहे होंगे कौन है। आ गए, मुझे तो पता आ है, गए, हाँ, आ गए। मुझे तो पता है कि, और जिसने कमेंट मारा है ना ये कि 60 की एज में क्या करोगे, 10 करोड़ का या 1 करोड़ का या 5 करोड़ का, सर बहुत जरूरत है। 60 कब आ जाओगे आप पता भी नहीं चलेगा, और पैसा नहीं हुआ ना तो ऐसे मतलब वो लाइफ जियोगे हेल वाली। उससे बेटर है आज इन्वेस्ट करो, जिससे अपनी सेकंड इनिंग्स भी बढ़िया खेल के जाओ। और बच्चों के नाम कुछ मत करना जब तक जिंदा हो। एज अ पेरेंट, ये भी देखा हुआ है, कुछ लगता है। कोई पेरेंट उसको देख रहा है तो पहले तो बच्चों के नाम कुछ मत करना, जब तक जिंदा हो सब अपने नाम होना चाहिए। और जो यूथ देख रहा है आने वाले टाइम में जिनके बच्चे होने हैं, वो भी बच्चों के नाम कुछ ना करे। पता है अभी आपने जो बोला ना, बच्चे 60 की क्या कर सकते हैं आपको भी नहीं पता। मतलब वो जब रील्स आती है ना, कभी कभी ओल्ड एज अपने आप को दिल दुख सिक्योर रखना चाहिए। अपने मेन मकसद है कि अपने आप को सिक्योर रखो। एक और एडवाइस दे जाता हूँ, वेल्थ क्रिएशन। कोई अगर बड़े लोग इनको देख रहे हैं, या अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ 30s 40s की ऑडियंस भी देख रही है, वो 50 55 60 जैसे हो, एक विल बना दो सर। विल बना के जाते नहीं है, पीछे पूरा परिवार लड़ रहा होता है। चलो आज के टाइम पे तो परिवार ही छोटे हो गए हैं, अब तो जॉइंट फैमिली भी नहीं रही। हम लोगों की तो 90s वाले किड है, तो हम लोगों को पता है जॉइंट फैमिली कहीं कहीं बहुत जगह है, बट आने वाले टाइम में स्टिल अगर विल नहीं क्रिएट करी, पूरा परिवार लड़ रहा होता है, क्योंकि क्लैरिटी तो है नहीं किसके पास क्या जाना है, आपस में लड़ी जा रहे हैं। तो ये ऐसे तो मैंने बहुत सिनेरियोस देखे हैं, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे हम लोग ये काम ही करते हैं, इन चीजों का भी हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं विल क्रिएशन में। तो इसको हम लोग बोलते हैं, मेरे को वर्ड नहीं याद आ रहा, एस्टेट प्लानिंग। सो ये हम लोग इसकी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, एस्टेट प्लानिंग की। इसमें क्या होता है, हमारा काम होता है, साथ में हमारे साथ लॉयर्स बैठते हैं, हम लोग मिल के ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो एस्टेट प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। सो मतलब आप तो एक दिन तो इंसान ने जाना ही जाना है, आपके जाने के बाद कहाँ जाने वाला है आपका पैसा, किसको मिलने वाला है। और सर एस्टेट प्लानिंग बहुत जो अच्छे अमीर लोग होते हैं वो करके जाते नहीं, पूरा परिवार लड़ता है, पूरा परिवार आपस में, फिर भाई भाई को नहीं बुलाता। 40s का केस था जो बहुत सारे, रेमंड बहुत केस, वो तो जिंदा है, उनके मालिक भी जिंदा है। फिर भी जब जिंदा हो तो बच्चों के नाम मत करो, ये रेमंड सीख लो, और बिना बिल के जाओ नहीं, ये 40 से सीख लो। बिना एस्टेट प्लानिंग करनी, मतलब बिना एस्टेट प्लानिंग के तो जाना ही नहीं, पहले करनी है फिर कर। कमिंग बैक टू द प्लानिंग पार्ट, हमने जब SIP प्लान करना शुरू किया था, हमने फ्यूचर का 60 उम्र तक का, आज मैं 28 साल का हूँ, मैंने 32 साल की प्लानिंग की कि 32 साल के बाद कॉर्पस क्या चाहिए, रिटायरमेंट के बेसिस पे। शॉर्ट टर्म गोल्स, मैं अल्टीमेट बात करता हूँ कि रिटायरमेंट के बेसिस पे कि 60 साल की उम्र में मुझे ये कॉर्पस चाहिए। उसके लिए मैंने आज SIP की, व्हाटएवर द, मुझे 50 करोड़ चाहिए, आज मैं 50,000 से शुरू कर रहा हूँ। धीरे धीरे करके मेरी सैलरी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो इंक्रीज भी करेंगे। हमारे पास एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकल गया कि मुझे 60 में क्या चाहिए। क्या ये सेम मैथमेटिकल कैलकुलेशन SWP के लिए भी है? एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मैंने वो 10 करोड़ रुपए, जैसे आपने अभी एग्जांपल लिया था, मैंने वो इकट्ठा कर लिया और मैं 10 लाख रुपए निकालना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी इनकम 10 लाख रुपए की थी। मैं चाहता हूँ मेरे बिना वो सेम इनकम 10 लाख की बने, बट मैं ये नहीं चाहता कि मैं पैसा कैपिटल में से खा रहा हूं और मैं उतना ग्रो नहीं कर रहा। मुझे अब ये बताओ कि मैं थोड़ा सा एटलीस्ट मैं ग्रो 60 की उम्र के बाद मैं ग्रो करूं या ना करूं, इट्स ओके, मेरी कैपिटल ना खाऊं मैं, मेरे को ये चाहिए। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये तो मैं क्वेश्चन, मतलब मेरे से वो लोग पूछते हैं, सर 2 साल के लिए पैसा डाल दूं, SWP स्टार्ट कर दूं 2 साल बाद, शाबाश, 3 साल बाद SWP स्टार्ट कर दूं। एक तो ऐसे कभी क्लाइंट भी आ जाते हैं
सर आज 1 करोड़ डाल दूं इमीडिएटली हो जाएगी और start। ऐसे एसडब्ल्यू में मैं कहा, आप ही के पैसों से मैं दे देता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। आप ही के पैसों से ले निकाल भाई, देता हूँ और आपको ले दे आ, देता हूँ। ले भाई। तो देखिए जो आपने 30 इयर्स का बोला ना, तो पहले तो अगर किसी ने 30 इयर्स एसआईपी कंटिन्यू रख दी ना, तो पहले तो वो बहुत तगड़ी वेल्थ क्रिएट कर जाएगा। तो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करेगी, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो ऑलरेडी इतनी कम होगी, और जो उसका रिटर्न्स होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। तो अगले, मैंने आपको बताया 60 की एज पे बहुत सही डिसीजन लेना है, पैसे वहां से इक्विटी से, प्रॉपर इक्विटी से निकाल के एक हाइब्रिड कैटेगरी में डालना है, ये तो करना ही पड़ेगा। हाइब्रिड कैटेगरी में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हाइब्रिड कैटेगरी या बैलेंस कैटेगरी के फंड, आप समझो मैं क्यों बोल रहा हूँ। आपने जो मेरे से बोला ना कि आपकी कैपिटल से पैसा ना निकले, ऐसा ना हो कि मैं 10 लाख निकाल रहा हूँ तो पता चला मेरी कैपिटल से ही पैसा और निकलने क्या लग जाए। क्या फायदा? ये तब पॉसिबल है कि आपके रिटर्न से ही पैसा निकलता रहेगा और उसके ऊपर भी रिटर्न आता रहेगा। मैं एक ऐसे फंड में डाल दूं जहां मेरे को 8-9% रिटर्न आता ही रहे आफ्टर विड्रॉइंग, मतलब मैं विड्रॉ भी कर रहा हूं बट साथ में मेरा रिटर्न आ रहा है। तो ऐसी रेशियो मेंटेन करूंगी, Yes, 8-9% yes. रिटर्न आ रहा है, लेकिन मैं Minimum- खाऊं 2%। मिनिमम 8% अगर आ रहा है ना, तो आपकी एसडब्ल्यूपी कभी बंद नहीं होगी, आपके पास पैसा भी आता रहेगा। अगले 10 साल 15 साल विड्रॉल भी ले लो, फिर भी पैसा बचेगा। मैं चाहूंगा तो आपको एक एग्जांपल करके भी दिखा दूं। पर मानस भाई, जब तुम 8% कमा रहे हो तो 2% क्यों निकालोगे? आराम से 6%। नहीं नहीं, वो अलग मैटर है। 8% क्या है, जो आपका बैलेंस बचा ना उस पे आ रहा है रिटर्न। आप हर महीने तो एक अमाउंट निकाल ही रहे हो, विड्रॉल तो आप ले ही रहे हो। आपका 10 CR का कॉर्पस बन गया 60 की एज पे। मैंने आपको कहा कि 10 CR को ट्रांसफर करो डेट में। क्यों डेट? या डेट हाइब्रिड में जिसमें इक्विटी कम है या डेट ज्यादा है, या बैलेंस फंड में। बैलेंस फंड क्या होते हैं मैं बता देता हूं। बैलेंस फंड ना अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन डिसीजन लेते हैं। जैसे आज के दिन अगर इक्विटी सस्ती होगी ना, वो डेट से पैसा निकालेंगे, इक्विटी में डाल देंगे, और जैसे इक्विटी महंगा होगी वो इक्विटी का बेचेंगे और डेट में डाल देंगे। तो उससे क्या होता है, वो बैलेंस 10-12% का रिटर्न देते हैं मार्केट में 5-6 सालों में। तो मैं ऐसी कैटेगरी के फंड में डाल देता हूं, तो मेरे डिसेंट रिटर्न आ रहा है 8 से 10% का। बाकी मैं विड्रॉल भी करता जा रहा हूं, तो मेरा विड्रॉल भी हो रहा है, बाकी फंड में मेरे को रिटर्न तो भी मिल रहा है। बेसिकली ट्रांसफर, बैलेंस फंड में ट्रांसफर करने का ये है कि 60 की उम्र में भाई तू रिस्क कम कर ले, ठीक है, Yes, शांति yes, बना yes. ले थोड़ी सी, अब सर, कमा लिया, हो गई हाँ, जिंदगी, अब थोड़ा शांति अब कर ले, सोच के यूज योर मनी, सेव योर मनी, स्लोली ग्रो योर मनी एंड यूज द मनी। यस। तीनों चीजें हो गई। देखो एक और चीज मैं बोलता हूँ, मेरे को मेरे सर ने 2000, जब मैं बीएससी इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, अभी आप लोगों ने हिमांशु सर के साथ भी पॉडकास्ट करी, मैं उनका स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो वहां पर मेरे एक फैकल्टी सर थे, उन्होंने मेरे को क्या याद कराया, कहते जिसकी तो ऐसा भी ना हो, कमाई जा रहे हो एंजॉय नहीं कर रहे, पोर्टफोलियो में ही नजर आ रहा है कितना प्रॉफिट हो गया, एक्चुअल कहाँ है पैसा, निकाला ही नहीं, वो दोबारा री इन्वेस्ट हो गया, कभी का री इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो गया। तो उन्होंने मेरे को एक चीज बोली, जब भी अच्छा प्रॉफिट हो जाए ना, उसको कैश निकाला करो, क्योंकि कैश की ना फील होती है कि यार आज मैंने प्रॉफिट करा और उसको खर्चो, थोड़ा छू के तो देखो। उन्होंने बोला उसको खर्चो, महसूस करो। पता तो महसूस तो करो कि आपने कुछ कमाया है। अब मैं क्या देखता हूँ, मैं यहाँ पर उन लोगों को बोल रहा हूँ जो डायरेक्ट स्टॉक्स में करते हैं, अरे एक स्टॉक ने आपको 500% रिटर्न दे दिया, या बीएससी जैसे स्टॉक ले लो एक एग्जांपल में, मैंने 500 में खरीदा, 6000 पहुंच गया, आज भी आप कह रहे हो यहाँ से डबल होएगा तब बेचूंगा, यार क्या कर रहे हो? 10 गुना आपने पैसा बना लिया, या 12 गुना हो गया, 6000 में 500 का लिया, तो 12 गुना में एक बार तो निकल जाओ, एटलीस्ट अपनी लागत निकालो, थोड़ा प्रॉफिट निकाल लो, उसके बाद जो बचा पड़े रहने दो, चाहे ऊपर 50,000 चला जाए। मैं कहता हूँ रिग्रेट तो आपको होना ही है स्टॉक मार्केट में, प्रॉफिट में ही कर लो ना रिग्रेट, लॉस में चलो क्यों करना? 500 बनाया, 600 नहीं बनाया, दिस इज वेरी सर गुड। मैंने 500 में लिया था बीएससी, 2000 में निकल गया, कि 4 गुना बन गया पैसा, ये तो मुझे भी नहीं पता था कि इतना ऊपर जाएगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं बट पता मेरा होता, पॉइंट ये है, नहीं पता होता। कुछ निकाल के अपनी पॉकेट पे तो डालो, ये फील तो करो कि कुछ कमाया है, सिर्फ उसको वही स्क्रीनों पे देखते रहोगे, ऐसे नहीं चलेगा। तो म्यूचुअल फंड करो या स्टॉक्स करो, टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग मस्ट है। आप अल्टीमेटली ये नहीं सोच सकते कि मैं एमआरएफ जितना रिटर्न बना लूंगा, किसी को नहीं पता एमआरएफ 1 लाख जाना था, किसी को नहीं पता था, वो चला गया। अब उसमें बहुत रेयर ही होंगे जिन्होंने एमआरएफ को सस्ते में खरीद के 1 लाख 1.5 लाख में बेचा होगा। मैक्सिमम लोगों ने 10,000 का स्टॉक अगर 20 हो जाए, मैं गारंटी करता हूँ वो निकलेंगे, पैसा डबल हो गया, गारंटी। या पैसा डबल होते ही इंडियन का माइंडसेट होता है, निकल जाओ यार, डबल हो गया और क्या बहुत चाहिए? हो गया, बहुत है। बहुत हो गया, हाँ। चलो कमिंग बैक टू दिस Yes, क्वेश्चन कि भाई हम अपने एसडब्ल्यूपी से कितना रुपए, मानस ने ऐसे कहा कि कितना रुपए हम लोग मंथली निकालें जिससे हमारा मुर्गी, जो सोने का मुर्गी अंडा भी हमको देती रही और मुर्गी भी ना मरे। वाह क्या रेफरेंस भाई। चलो इसको ना एक एग्जांपल हाँ, एग्जांपल कैलकुलेट ही करते हैं ना, जी, तभी तो जी। मजा आएगा। मैं आपको कैलकुलेट करूंगा। ठीक है। अच्छा देखिए, एसडब्ल्यूपी को समझना है ना, तो अभी हम क्या करेंगे, 1 CR की इन्वेस्टमेंट लेंगे, ठीक, ठीक है जी।
मतलब आज के दिन मैं HWP स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट मींस कि मैं 1 CR तो ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो मान लो 15-15 वाले अब लोगों उस से। तुरंत ही चले आप एक उसमें एक्सप्लेन कर देना कि किसी ने 20 साल करा था, इतने रुपए डाला था, आज का कॉर्पस 1 करोड़ है, ऐसे बताओ आप। और विड्रॉल मान लो मेरे को चाहिए 50,000 रुपए महीना, हाँ, और मैं अगले 10 साल HWP से रिटर्न चाहता हूँ, 10 साल 10 मेरे साल को के जब मिलता तक जिंदा रहेंगे तब तक रहेंगे। चलो 60 की एज पे तो Eternity। मान लो 20 साल लगा लेते हाँ, हैं, ठीक है। इटर्निटी। और HW नहीं, एक मिनट, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स यू वांट टू स्टार्ट HWP? अरे ये तो 0, ये तो 1 ईयर। अब देखो मैं आपको अच्छा, समझाता हूँ। सॉरी। 1 करोड़ रुपए मैंने आज इन्वेस्ट करे HWP के थ्रू, मतलब 1 करोड़ मेरे ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, मान लो मैंने इसको डेट फंड में डाल दिया, जी। 50,000 रुपए मैं हर महीने निकाल रहा हूँ, अगले 20 सालों के लिए, नहीं 15 डाला है, मैं 20 डाल देता हूँ, आप 20 कह रहे थे ना, अगले 20 सालों के लिए मैं निकाल देता हूँ पैसा, 50,000 रुपए महीना, दैट मीन्स हो गया मोटा मोटा 6 लाख रुपए साल का। ठीक है जी। 20 साल तक मैं पैसा निकालूंगा, 8% का मैंने वो लिया रिटर्न, कम ले लिया ना रिटर्न, मेरे एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख ही नहीं रहा, डेट जो फंड 1 करोड़ 8% से रुपए ग्रो बनाना था करेगा। वो तो मैंने बना लिया, हाँ। अब 1 करोड़ को सोचो मैंने डेट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक जी। है। तो 8% पे भी अगर मैं रिटर्न रखता हूँ, जो कि एक ठीक है, डिसेंट रिटर्न है, 1 करोड़ रुपए मैंने डाला था, 1 करोड़ 20 लाख अगले 20 सालों में मैं निकाल लेता हूँ, और 20वें साल यानी 80 की एज पे मान लो मेरे पास स्टिल 2 करोड़ रुपए बचते हैं। अच्छा, यानी वाह 1 करोड़ से कॉर्पस आपने निकालना शुरू करा, आपने अंडा ऐसे निकालना शुरू करा चलो मुर्गी से। 8 की भी मैं अगर इसको 6 कर देता हूँ, तब भी मैं आपको बताता हूँ कितना पैसा बचता है, है। फिर भी आपके पास 1 करोड़ रुपए बचता है, 6% पे भी, यानी तो 6% पे भी इतना तो HWP FD पॉसिबल है। नाइस। बेसिकली 6% पे मैं ग्रो भी कर रहा हूँ, लेकिन वो 6% में निकाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं वापसी 1 करोड़ रुपए नहीं, बचा रहा हूँ। निकाल आप समझो। नहीं रहे हो। 1 करोड़ रुपए आपका पड़ा था, 1 करोड़ पे आपके हर महीने 50,000 डेबिट हो रहे हैं, बट जो बाकी अमाउंट बच रहा है उस पे साल का 6% ब्याज आ रहा है, इसको अच्छा आप ऐसे समझो, अच्छा। और 6% ब्याज भी आ रहा है ना, तब भी 20वें साल यानी 80 की 80 एज पे आप HWP बंद कर चुके हो, 1 करोड़ 20 लाख विड्रॉ कर चुके हो, स्टिल 1 करोड़ 1 बच करोड़ जाएगा। है। और क्या चाहिए लाइफ में? ओ बस कि जियो ये भी, चीज़ एंजॉय बट भी करो। इसको जो डिसिप्लिन से चलाना होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। करें इसको एग्जांपल देते हैं, मैं 6% वाला लूं या 8% वाला एक लूं, आप मिनट। बोलो। तो जसकीरत भाई ये बताओ, ये तो समझ में आ गया कि भाई 1 करोड़ रुपए निकालने के बाद, 1 करोड़ 20 लाख रुपए निकालने के बाद ही हमारे पास 1 करोड़ बना पड़ा रहेगा, और उस 1 करोड़ को हम 80 साल की उम्र में गिफ्ट भी दे सकते हैं, इज्जत भी बनी रहेगी, परिवार की भी, सब कुछ अच्छा रहेगा। कि कुछ और छोड़ के गए हैं। कुछ छोड़ गए जीवन अच्छा जी के गए हैं और कुछ छोड़ के गए हैं, तो ये तो बढ़िया सेट हो गया। अब हमको ये बताओ यार, हम हैं, मानस है, आप हो, हम लोग यार यंग हैं, बहुत सारे लोग इसको 25 की उम्र में, 30 की उम्र, 40 की उम्र में देख रहे होंगे, तो ऐसी कौन सी टॉप 3 मिस्टेक्स वो लोग करते हैं जो वो अपनी HWP, जो वो इस तरह का सपना देख रहे हैं यार, हम भी इंजॉय भी करें और कुछ छोड़ के भी जाएं, ऐसा सपना देख रहे हैं, उनको वो उसको प्रॉब्लम में डाल सकता है उस सपने को, ऐसी टॉप 3 मिस्टेक्स एरर्स? सबसे पहली मिस्टेक तो यही है, इन्वेस्ट कर रहे हैं बट नॉलेज नहीं है। मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं पर मुझे यही नहीं पता मेरा पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, या अगर मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या MF में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे रिस्क ही नहीं पता। तो विदाउट नोइंग द प्रोडक्ट अगर आप कुछ भी चीज कर रहे हो तो आप ब्लंडर करने वाले हो अपने ऊपर। तो पहली चीज तो चाहे जहां मर्जी इन्वेस्ट करो, चाहे खुद करो या एडवाइजर के थ्रू करो, तो बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज ये तो हर किसी का हक है। तो मेरा अगर आप पूछो कि मेरा गोल क्या है, मेरा गोल ही तो यही है, फाइनेंशियल लिटरेट बनाना इंडिया में, इंडिया को फाइनेंशियल लिटरेट करना, यही मेरा गोल है। और हर किसी को फाइनेंशियल, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, सबका हक है बेसिक फाइनेंस जानना, जिससे मिस सेलिंग का वो शिकार ना हो पाए। जो सबसे बढ़िया इंडिया में प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है ये मिस सेलिंग, और मिस सेलिंग की वजह से अच्छी जो फाइनेंशियल प्लानिंग, जो गोल्स होते हैं वो अचीव ही नहीं हो पाते। आपका गोल था इक्विटी में फंड डालने का, आपको कोई बेच गया इंश्योरेंस पॉलिसी, उससे गोल ही नहीं अचीव हुआ, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी तो हमें भी पता है इन्फ्लेशन को बेट ही नहीं कर पाती। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूंगा कि इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं लेनी चाहिए, वो भी जरूरी है, उसका हो पर्पस सकता है अलग कोई है। गोल हो वहां पर आपको वो सही पर suitable हो, रिटर्न जनरेट करना नहीं है ना, हाँ। बट हाँ वो रिटर्न्स के लिए नहीं है। तो मिस सेलिंग का शिकार तभी होते हैं जब फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती। तो बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी वो आपका हक है, वो लीजिए। वो कहां से मिलेगी? अरे सेबी उसके लिए इतना काम कर रहा है, फ्री एग्जाम रखा हुआ है, फ्री बुक्स रखी हुई है, बेसिक्स पढ़ो। आपको मास्टर क्यों बनना है हर चीज में? अब मेरे को अगर बोलो कि साइंस का कोई काम करना है, तो मैं उसको थोड़ी सी पढ़ाई करके अगर करने जाऊंगा तो नुकसान ही करूंगा, या अगर कोई केमिस्ट्री लैब में जाके कोई केमिकल का कुछ बनाना होगा तो वह धमाका ही करके आऊंगा, मैं और कुछ नहीं करके आऊंगा, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। उसके लिए जिनको जो वहां पर स्टडी करके बैठे उनका काम है। तो बेसिक नॉलेज रखो फाइनेंस की, ये नहीं कि बिल्कुल ही इन डेप्थ चले जाओ, खुद ही फंड मैनेजर बन जाओ। आजकल लोग फंड मैनेजर बने हुए हैं,
आप उनसे डिस्कस करोगे ना, आप ही, अगर मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, अगर मेरा क्लाइंट मुझे ही एडवाइस देने लग जाए ना, तो मैं तो ये समझ जाता हूँ कि मार्केट में करेक्शन आने वाला है। हाँ 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 जैसे वो बोलते थे ना, शेयर मार्केट की कहावत है, अगर पान वाला भी आपको टिप देने लग टिप देने जाए, लग जाए, फिर स्टॉक्स बारे में काम पूछे, खत्म है। इंटरेस्ट हाँ, दिखाए हाँ, अगर स्टॉक्स पे। पान वाला भी स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा है तो समझ लो करेक्शन आने वाली है। और मैं अपनी लाइफ में बोलता हूँ, अगर मेरा क्लाइंट मेरे को ही उठ के अगर बोल देता है ना कि यार ये फंड नहीं, तुम ये वाला दो, ये इस वाले ने कहा था, तो मैं बोल देता हूँ फिर अब तो मैं कुछ नहीं लेता फिर। कुछ नहीं भाई, मैं इसको कहता हूँ आप जाओ सर, आपने कर ली वेल्थ क्रिएशन। तो पहला पॉइंट मेरा था कि आपको इन्वेस्ट करना है विद नॉलेज, ऐसा नहीं है कि नॉलेज ना रखो। सेकंड, स्टार्ट अर्ली। जॉब लग चुकी है, पैसा कमा रहे हो, क्यों नहीं कर रहे इन्वेस्ट? किस दिन का वेट कर रहे हो? किस दिन का वेट कर रहे हो? जब पता है कि पेरेंट्स भी कमा रहे हैं, आप भी कमा रहे हो, स्टिल फादर ने हर एक खर्चा कर रहे हैं, आपके पैसे पूरे के पूरे आपकी पॉकेट में बच रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे इन्वेस्ट? और इसके लिए मैं एक रेकमेंड करना चाहूंगा, मूवी देखिए वन इडियट, यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है। सर आपका माइंडसेट चेंज कर देगी वो मूवी, फ्री है। आई थिंक आईडीएफसी म्यूचुअल फंड या बड़ौदा म्यूचुअल फंड, उन्होंने ये बनाई है शायद। तो फ्री वीडियो है, 2 पार्ट्स है, क्या अमेजिंग स्टोरी है। तो ऐसी वीडियोस देखें। तो मतलब सेकंड मेरा पॉइंट था स्टार्ट अर्ली। थर्ड है इंश्योरेंस ना लेना। सोचते हैं इंश्योरेंस ले लेंगे, अच्छा इंश्योरेंस ना लेना इज अ मिस्टेक। बहुत बड़ी मिस्टेक है। अच्छा, ना लेना एक मिस्टेक। ना नहीं लेना, लें कि ना लें? मतलब मैं, आप देखिए कोई यूथ है, अच्छी अर्निंग कर रहा है, हाँ। मैंने पूछा सर आपकी फैमिली में कौन कौन है, कहता कि मैं हूँ, मेरा मान लो 30 एज का कपल है, मेरी वाइफ है और मेरा बेटा है। मैं कहा सर लोन है? कहते हैं हाँ जी बिल्कुल है। मैं कहा कितने का लोन है? 30 लाख का लोन है, एक गाड़ी है उसका भी लोन है, टोटल मिला के 40-50 लाख का लोन है। तो मैं कहा कितना महीना कमाते हो? इतने इतने रुपए महीना कमाते हो। मैं कहा जी ये घर कैसे है, रेंट पे है? कहता हाँ। अभी मैं ऐसे सिनेरियो पे बात कर रहा हूँ, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। मैं कहा इंश्योरेंस है? कहता नहीं, वो क्या होती है? कह रहा हाँ LIC है। मैं कहा इंश्योरेंस बताओ, LIC तो किसी ने भी दी होगी आपको 1-2 लाख की। कह रहे हैं नहीं। मैं कहा टर्म प्लान है? कहता नहीं। तो मैं कहा कल को आप चले गए, फैमिली का ख्याल कौन रखेगा? 50,000 का कर्जा, लड़के ने अपनी जिंदगी शुरू किया भाई। ये अगर मैं एनसीआर में चला जाऊं ना, एनसीआर के पूरे इंडिया की बात कर लूं, अच्छे अच्छे कपल जो अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, सही से इंश्योरेंस भी नहीं परचेज करते। और अगर करते भी हैं, उनको यही नहीं पता कौन सा प्लान उनको लेना चाहिए। क्यों? एडवाइजर से नहीं मिलते, ऑनलाइन परचेज कर लेते, सोचते हैं 5% बचा लेंगे। मैं यहाँ फिर बोल रहा हूँ, मैं एडवाइजर को रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं यहाँ रिकमेंड कर रहा हूँ अच्छे पर्सन से लो, चाहे वो एडवाइजर हो चाहे वो ऑनलाइन कंपनी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चीज आपके पास अच्छी आनी चाहिए। तो इंश्योरेंस लेना मस्ट है। सबसे पहले टर्म प्लान, मेरे ऊपर लाइबिलिटीज है तो मेरे को टर्म प्लान लेना जरूरी बन जाता है। आज अगर मैं चला गया तो मेरी फैमिली को कौन देगा पैसा? मेरी फैमिली क्या सेम लाइफस्टाइल जी पाएगी जो मेरी वजह से आज वो जी पा रहे हैं? आज मैं अपने घर जाता हूँ, एंजॉय करता हूँ, घूमने जाता हूँ, बिकॉज मैं महीने के 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ। बट मैं चला गया, कौन लाएगा 2 लाख रुपए महीना? तो टर्म प्लान मस्ट है। सेकंड, मैं हर महीने 1-1 लाख रुपए जोड़ रहा था, 12 लाख रुपए मेरे अकाउंट में पड़े हैं। मैं सोच रहा हूँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, एक बीमारी मेरे को लग गई, सारा पैसा हेल्थ में चला गया। ट्रू। आपने फिर वहां पर हॉस्पिटल में कोई पूछता है आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस थी? आप जो, तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। सो बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगी, दैट कैन इंपैक्ट माय सिप एज वेल। Yes, वो सिप बंद करनी सर, पड़ेगी। आप समझो, मैं SIP नहीं, SWP तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। उत्कर्ष भाई आपने मेहनत कर करके अपनी SIP इतनी कर दी, ठीक है जी, SIP से कॉर्पस बना लिया, FD करी हुई थी, सब कुछ करी हुई थी, 50 लाख रुपए मान लो जोड़ लिया, कैंसर की बीमारी हो गई, 70 लाख रुपए का बिल आ गया, गया 20 लाख रुपए और माइनस में आओगे। और ये रियल लाइफ एग्जांपल है। रिसेंटली मेरे क्लाइंट का मैंने ही क्लेम पास करवाया था, 3 साल में 25 लाख रुपए दिया मैंने क्लेम में। तो आप सोचो उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस थी तो 25 लाख हमारे से मिल गया, प्लस उनका अलग लगा, ना होती तो क्या होता? तो पहली मिस्टेक, इन्वेस्ट कर रहे हो विदाउट नॉलेज, ब्लंडर करोगे। सेकंड, जल्दी स्टार्ट कर दो, ये मत सोचो कि अभी जब मैं और अच्छी इनकम होगी तब स्टार्ट करो, नहीं, इनकम आ रही है ना, छोटा स्टार्ट करो, करना इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट। इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, टर्म, हेल्थ, ये 2 तो मस्ट है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। ये 3 मिस्टेक अगर आपने डिले कर दिया या इनको नहीं सीरियस लिया, आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करोगे ही करोगे। तो जसकिरत भाई आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि हम लोगों को SIP क्या होता है, SIP कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, किस
इंस्ट्रूमेंट में करना चाहिए, ये चीज़ बताया। उससे आपने बताया कि कैसे हम लोग एक कॉर्पस जिसको हम लोग सोने का मुर्गी देने वाला सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को समझेंगे, कि आपने उसको बताया कि यार सोना भी अंडा भी निकालो और सोने की मुर्गी को भी ज़िंदा रखो। आपने इसका भी हम लोग कॉन्सेप्ट बताया और साथ ही साथ में हम लोग को ये भी बताया कि यार ऐसी कौन-सी गलतियाँ हम लोग कर सकते हैं जिससे हमारा सोने की मुर्गी देने वाली जो अंडा देने वाली सोने की मुर्गी है, अबे उल्टा बोल दिया सोने का अंडा देने वाली जो मुर्गी है, उसको भी ना मार पाएँ या हमारा अंडा जो हर दिन आ रहा है, उसको भी हम ना खत्म करने पाएँ। तो उसको भी आपने बताया, उसके लिए हमारे पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए और हमारे पास स्टार्टिंग अर्ली और जितना है उससे शुरुआत करो। ये मत सोचो हम ये करेंगे तब हम उसकी शुरुआत करेंगे। तो बहुत ही डिटेल्ड वे में पूरा आई बिलीव कि हमारी खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, मानस की हो गई है और ये जितने भी लोग देखेंगे इसको परफेक्ट फाइनेंशियल एजुकेशन जो आपने बताया ना कि एनएससी की वेबसाइट पे, सेबी की वेबसाइट जो फ्री कंटेंट है उसको आपने बता दिया कि भाई उससे बहुत कुछ ज़्यादा यहाँ पे दे दिया है। तो अब जिसको शुरुआत करनी है वो करेंगे, जिसको शुरुआत करनी है वो नहीं करेंगे। बट हम और आप एक कंटेंट क्रिएटर एज़ अ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर होते हुए हम लोग बस एक अर्ज कर सकते हैं, भाई शुरुआत करो। हम लोगों ने शुरुआत करी थी इसलिए कुछ अच्छा हम लोग वहाँ पे पहुँच पा रहे हैं, हम लोग अपने लिए एक अच्छा भविष्य वहाँ पे देख पा रहे हैं। आप भी शुरुआत करो, आप भी देखोगे। जसकिरत भाई इट वाज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस कि आपको हम लोग ने यहाँ पे होस्ट किया। आप हम लोगों के दोस्त, आप हम लोग के भाई हो और इतना कुछ सीखने को मिला। लास्ट टाइम मज़े तो हमेशा आते हैं जब भी आपसे मिलते हैं, पर सीखने को अब की बार बहुत ज़्यादा मिला अपने को। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड मेरे लिए भी ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। आप लोगों ने मुझे इनवाइट करा। आप दोनों के साथ मैं ऑलरेडी हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है इतने सालों से, प्लस मुझे भी एंजॉयमेंट है। मतलब एक कहते हैं ना वाइब मैच होती है हमारी। तो आज मुझे ऐसा लग रहा था हम नेचुरली, मुझे नहीं पता ये पॉडकास्ट चल रही क्या चल रही है, हम तो बस आपस में बातें अच्छी कर रहे बात हैं। कर रहे हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट जो आप लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट करी है। और सभी फॉलोअर्स से कहूंगा यार शेयर करो वीडियोस को। इतना बढ़िया कंटेंट अगर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहा है ना, उसकी कदर करो जितना ज्यादा हो सकता है इस वीडियो को। और इनकी सारी पॉडकास्ट को शेयर करो क्योंकि जो इनके पॉडकास्ट में गेस्ट आ रहे हैं वो बहुत नॉलेजेबल है, क्योंकि कुछ ऐसे गेस्ट हैं जिनका तो मैं भी स्टूडेंट हूँ। तो ऐसे गेस्ट को अगर वो ला रहे हैं अपने पॉडकास्ट में तो आप लोगों के लिए वंडरफुल कंटेंट आ रहा है, तो मेक श्योर आप लोग शेयर तो जरूर करोगे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।